हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज के वीडियो में हम लोग जो इस बार यानी कि 6 फरवरी को हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसके जनरल स्टडीज पेपर 1 के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो की या इस पेपर की एक ब्रीफ एनालिसिस देखना चाहते हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ऑलरेडी 6 फरवरी को ही उसकी एक ब्रीफ एनालिसिस डाली गई है, जिसमें हम लोगों ने ये असेस किया है कि किस तरह के सवाल जो है वो आप लोगों को इस बार देखने को मिले, जो एग्जाम का लेवल है वो किस तरह का था। डन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग हर एक जो हमारा पेपर है उसके डिटेल्ड मॉडल आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 के मॉडल आंसर्स को डिस्कस किया जाएगा। अब दो तीन चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं। देखिए, मॉडल आंसर्स का मतलब नहीं है कि आपने ऐसे लिखना था। मॉडल आंसर्स का मतलब है कि आप जब अपने आंसर्स लिखोगे तो आप इन इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख सकते हो। उस प्रेशर परफॉर्म या उस प्रेशर सिचुएशन में हर एक चीज को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लियर। और जिस तरीके से स्पेसिफिकली सोसाइटी और उसके साथ साथ हिस्ट्री के सवाल हम लोगों को देखने को मिले तो वो थोड़े से मुश्किल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो सोसाइटी और हिस्ट्री के सवाल थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनमें से हिमाचल जीके में जैसे विशाल ताल के ऊपर सवाल पूछा गया, बहुत सारे लोगों को विशाल ताल के बारे में नहीं पता था और उसका जो क्वेश्चन था वो ज्योग्राफी ऑफ विशाल ताल के ऊपर था। तो इस तरह के जो सवाल है जब पूछे जाए तो हमने उनको कैसे एड्रेस करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप हर एक सवाल को परफेक्ट नहीं बना सकते हो। आपने बस ये कोशिश करनी होती है कि जितने सवाल पूछे गए उनमें से मैक्सिमम आपने बेटर आंसर्स लिखने का प्रयत्न करना होता है। और उस प्रेशर सिचुएशन में 3 घंटे के अंदर अंदर सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लिखना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अभी यानी कि एक कंफर्ट जोन के अंदर जब हम लोग आंसर लिखते हैं या बनाते हैं वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। जब हम प्रेशर सिचुएशन के अंदर अच्छे आंसर लिखने की कोशिश करते हैं वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। क्लियर। तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को जो है वो बिल्कुल सच बताया जाए। बट हाँ, हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान को जो वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए या बेस्ट जो है उसकी तरफ अपने आप को थ्राइव करना चाहिए। क्लियर। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हर एक जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं अदर देन ज्योग्राफी सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जैसे ही मेरी डिस्कशन खत्म होगी विनय सर आएंगे और ज्योग्राफी के जो इस बार सवाल पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा सारे के सारे जो क्वेश्चन है अदर देन ज्योग्राफी, चाहे वो सोसाइटी के क्वेश्चन है, चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है या हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन है, उनको मैं ही डिस्कस करूंगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले, और हाँ एक और चीज, अगर आप लोग इन मॉडल आंसर्स को देखना चाहते हो तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहां पे वो लिंक हमने अपनी वेबसाइट का दे दिया हुआ है जिसपे पूरी की पूरी फाइल पड़ी है। आप जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और इन सारे के सारे आंसर्स को आप लोग एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल है, देखिए जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन में मुश्किल सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे हिस्ट्री में प्रिडिक्टेबल रहता है, हमेशा पता होता है हम लोगों को कि पर्सनैलिटीज के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन मुश्किल या आसान क्या बनाता है कि मान लीजिए महात्मा गांधी के ऊपर सवाल आ गया, क्लियर, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर सवाल आ गया, नेहरू जी के ऊपर सवाल आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ये तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होते हैं। लेकिन कभी कभी हम एक ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में सवाल देखते हैं जिनके बारे में हमने सुना तो होता है लेकिन हमारे पास उनसे रिलेटेड 60 वर्ड्स में नहीं होते हैं। तो इस बार जो पर्सनैलिटीज थी वो कहीं ना कहीं उस तरह की पर्सनैलिटीज थी जहां पे शायद आपके पास किसी एक जो पर्सनैलिटी है उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल ना हो, एक्सेप्ट अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल ना हो। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए चीजों को करना थोड़ा सा इजी रहेगा। वो हर एक ऑप्शनल को कहीं ना कहीं जीएस का कोई ना कोई हिस्सा जो है तो वो सपोर्ट करता है। डन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो सर जॉन लॉरेंस पीरियड के ऊपर है, यानी जब सर जॉन लॉरेंस जो है 1864 से लेकर 1869 के बीच में हमारे यहाँ के वाइस रॉय हुआ करते थे। तो पहला सवाल देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वाइस रॉय सर जॉन लॉरेंस पीरियड। क्लियर। तो आपने 3 इंपॉर्टेंट इवेंट, देखिए अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्या है कि जब आप आंसर लिखोगे तो आपको एटलीस्ट 3 इवेंट तो लिखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया कि 3 इंपॉर्टेंट इवेंट आप लोग लिखिए। अगर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया होता तो आप 2 भी लिख देते। क्लियर। आप 4 भी लिख सकते थे, अगर आप एक भी अगर आपको आता तो आप एक भी लिख सकते थे, तो उसके भी थोड़े नंबर एक्स्ट्रा मिलने की संभावना हो जाती। लेकिन जब आप लोगों से 3 इवेंट्स पूछ लिया तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा स्पेसिफिक हो गया और वहां पे जॉन लॉरेंस के टाइम पे क्या क्या हुआ ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डन। तो देखिए बाकी चीजें भूल जाइए, आप सब लोगों को पता है, आप लोग हिमाचल की प्रिपरेशन कर रहे हो कि शिमला को जो समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया उसमें में जो गवर्नर जनरल या वाइस रॉय हुआ करते थे वो सर जॉन लॉरेंस ही थे। तो एटलीस्ट आपके पास एक जो पॉइंट या एक जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो जरूर होगा। तो इसको हम लोग जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के रूप में जो वो रिलेट कर सकते हैं, जहां पे शिमला के साथ साथ इलाहाबाद में 1866 में हाई कोर्ट भी बना तो उस समय यही हमारे वाइस रॉय हुआ करते थे। दूसरा जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है या दूसरा जो इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो है फेमाइन कमीशन का बनना। फेमाइन कमीशन जो वो बेसिकली 1867 में बना। ये उस समय की बात है जब
उड़ीसा में लार्ज स्केल फेमाइन पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसके लिए एक कमीशन या फेमाइन कमीशन का निर्माण किया गया, जिसके जो हेड थे उनका नाम था हेनरी कैम्बल। तो उन हेनरी कैम्बल, जब आप फेमाइन कमीशन भी पढ़ते हो तो हेनरी कैम्बल का जो जरूर जिक्र किया जाता है। तो अगर आपको 64 से 69 का टाइम पीरियड पता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पे गवर्नर जनरल थे, तो दूसरे वाला पॉइंट ढूंढना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो 2 पॉइंट तो थोड़े इजी थे, लेकिन इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाना था। हमसे 3 पॉइंट पूछे गए। तो ये जब गवर्नर जनरल थे तो उसी स्पेसिफिक टाइम पे जब हम लोगों को भूटान वॉर होता हुआ देखने को मिलता है, जहां पे असम और बंगाल के आसपास पर जो एरियाज हैं उनको भूटान से ब्रिटिश एंपायर में मर्ज कर दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से भूटान वॉर, फेमाइन कमीशन का बनना और शिमला का समर कैपिटल बनना, ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हैं वो हम लोगों को सर जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड के ऊपर देखने को मिलते हैं। डन? अब पेपर के अंदर इन तीनों को याद रखना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। शायद आप में से जो लोग हैं उनको और भी फैक्टर्स जो है वो पता हो सर जॉन लॉरेंस से रिलेटेड, लेकिन अगर आपने ये 2-3 पॉइंट लिखे होंगे, 3 पॉइंट लिखे होंगे, तो आपका जो पहला सवाल है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हुआ होगा। क्लियर? तो पहला सवाल तो ये है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीरेंद्र कुमार घोष इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्लियर? तो आपने इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट करना है, उसके बारे में बताना है, उसके बारे में हम लोगों को या एग्जामिनर को समझाना है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए, हिस्ट्री मैंने बताया कि अगर अरविंदो घोष जी के बारे में सवाल आता तो शायद आपके पास इंफॉर्मेशन काफी होती, लेकिन इनके भाई वीरेंद्र कुमार घोष के बारे में सवाल आया तो इनका बहुत ज्यादा जो हिस्ट्री है उसमें जिक्र नहीं किया गया है, तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर मैं वीरेंद्र कुमार घोष जी की बात करूं तो दो ही इनके मेन कंट्रीब्यूशन या दो इनको इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। पहला इनका कंट्रीब्यूशन है एक रेवोल्यूशनरी के रूप में, ठीक है जी, जहां पे जो अनुशीलन समिति थी उसके लिए हथियार वगैरह गोला बारूद बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन्हीं की हुआ करती थी, और इनके द्वारा जो वो मणिकलता ग्रुप बनाया गया, ग्रुप बेसिकली हथियार वगैरह जो है गोला बारूद जो है वो सप्लाई करता था। डन? और दूसरा जो इनका कंट्रीब्यूशन असेस किया जा सकता है वो है एक जर्नलिस्ट के रूप में, जहां पे इनके द्वारा भी कुछ जो पब्लिकेशंस थी उनकी शुरुआत की गई, और उसके साथ साथ ये स्टेट्समैन वगैरह के लिए भी लिखा करते थे। डन? तो इनकी दो कैटेगराइजेशन है, एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो मेनली बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड थी, और दूसरा एक जर्नलिस्ट के रूप में, जहां पे जुगांतर बंगाली जो वीकली है उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। इसके साथ साथ डॉन ऑफ इंडिया एक बंगाली वीकली जो है इनके द्वारा शुरू की गई, और साथ में स्टेट्समैन वगैरह जो है वहां पे भी उनके साथ ही एसोसिएटेड रहे, और दैनिक बासुमती के ये एडिटर रहे। क्लियर? तो दो हिस्से हैं इनके, एक रेवोल्यूशनरी के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हम लोगों को आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट जैन लिटरेचर। अब इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, यहां पे दो तरह से आंसर लिखा गया है लोगों के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया उनके साथ जो हमारी डिस्कशन भी हो रही थी। तो बेसिकली दो तरह से आंसर कैसे लिखा गया कि काफी लोगों ने जो है वो सिर्फ जैन लिटरेचर के बारे में लिखा कि जी कौन कौन सी किताबें जो है, कौन कौन सा जैन लिटरेचर जो है वो उस स्पेसिफिक टाइम पे या एंशिएंट टाइम पीरियड के ऊपर लिखा गया। क्लियर? चाहे वो अर्धमगधी में लिखा गया जो प्राकृत लैंग्वेज थी, चाहे अपभ्रंशा में लिखा गया। डन? सिर्फ इनके बारे में या सिर्फ किताबों के बारे में जो वो जिक्र किया गया, लेकिन आप यहां पे सवाल समझिए क्या है। सवाल है थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट जैन लिटरेचर। तो जो जैन लिटरेचर है उसकी सिग्निफिकेंस हम लोगों ने यहां पे मेंशन करनी थी। तो देखिए यहां पे सीधा आपका सिग्निफिकेंस के ऊपर ही फोकस रहना था। जो जैन लिटरेचर था वो आपका एग्जाम्पल के रूप में आना था। जैसे सबसे पहली सिग्निफिकेंस जो वो हम लोगों को जैन लिटरेचर की क्या देखने को मिलती है, क्योंकि एंशिएंट टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि जब वैदिक जो कल्चर था उसको बुद्धिज्म या जैनिज्म के द्वारा चैलेंज किया गया, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये लोकल लैंग्वेज, जो लोकल डायलेक्ट था उसको यूज करते थे। डन? तो जो हमारा वैदिक कल्चर हुआ करता था वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा करता था, जो एक बड़ी एलीट भाषा, एलीट लैंग्वेज हुआ करती थी। तो प्राकृत और पाली में बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जो है वो लिटरेचर को डेवलप करना शुरू किया। तो जब हम लोग यहाँ की लोकल भाषाएं जिनमें अर्धमगधी है, अपभ्रंशा है, उसमें लिटरेचर को डेवलप होते हुए देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी प्रोटेक्शन या उनकी डेवलपमेंट में भी जो एंशिएंट जैन लिटरेचर है उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। पहला एस्पेक्ट। दूसरा, यही एंशिएंट जैन लिटरेचर है जो लोगों की अपनी भाषाओं में लिखा जाएगा, और इसी जैन लिटरेचर को जो है वो यूज किया जाएगा, और वल्लभी जैसे एजुकेशनल सेंटर्स डेवलप होंगे जो जैन लिटरेचर को यूज करेंगे। यानी कि दूसरी सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस स्पेसिफिक जैन लिटरेचर की वजह से डेवलप होंगे, और मासेस तक, कॉमन लोगों तक जो है वो हम लोगों को एजुकेशन स्प्रेड होती हुई देखने को मिलेगी। उस जमाने में रिलीजियस एजुकेशन मेनली दी जाती थी लोगों को। क्लियर?
दूसरा हिस्सा ये आ गया। तीसरा हिस्सा जैन लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन या सिग्निफिकेंस क्या आ सकती है कि देखिए, जो जैन लिटरेचर है उसके जरिए जो नॉन वायलेंस है और जो ट्रुथ है यानी कि सच और अहिंसा है उसको प्रमोट किया गया, जिससे जो समाज या सोसाइटी है उसके अंदर जो कंफ्लिक्ट पैदा हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। क्लियर? तो जो सोशल कंफ्लिक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी जैन लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन है। चौथा कंट्रीब्यूशन इसका क्या हो सकता है? वैसे तो और भी कंट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे असेस कर सकते हैं। फोर्थ कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि देखिए, जब फ्यूचर में हम लोग जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप होते हुए देखोगे तो वो जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो जैन लिटरेचर के ऊपर ही काफी ज्यादा आधारित होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लिखा जाता है उसी को बाद में पेंटिंग के फॉर्म में, स्कल्पचर के फॉर्म में जो वो डिपिक्ट किया जाता है। तो यही जो आर्किटेक्चर है ये हम लोगों को, या सॉरी यही जो जैन लिटरेचर है ये फ्यूचर में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करेगा, उसमें भी कंट्रीब्यूशन करेगा। तो तीन चार तरह की जो सिग्निफिकेंस है में से दो तीन भी लिख देते तब भी आप लोगों के लिए जो वो काफी ज्यादा सब्सटेंशियल रहता, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रहता। कलिंगा बल्बी में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बेसिकली इसी के ऊपर जो है वो डेवलप हुई थी। डन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिस्कस दी सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल हरि देशमुख। ठीक है जी। तो गोपाल हरि देशमुख का सोशल कंट्रीब्यूशन जब आप लोगों ने बताना है, तो गोपाल हरि देशमुख को वैसे भी हम लोग सोशल रिफॉर्मर के रूप में जानते हैं। ये बेसिकली थे तो जर्नलिस्ट ही थे, जहां पे इनका एक पेन नेम हुआ करता था लोकहितपाती। इनमें इसके बारे में शायद आप में से काफी लोग जो है वो अवेयर होंगे। और ये बाकी उस समय के 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स की तरह ये भी चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज किया करते थे, विडो रीमैरिज को प्रमोट करते थे, इसके साथ साथ सती को काफी क्रिटिसाइज किया करते थे, डाउरी के काफी अगेंस्ट थे, पॉलीगैमी के काफी अगेंस्ट थे। तो ये अलग अलग जो समाज के अंदर कुरीतियां थी, वुमेन के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके अगेंस्ट थे, तो ये वुमेन एजुकेशन और लिबरेशन जो है उसको प्रमोट करते थे। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लिखते थे, डाउरी के खिलाफ लिखते थे, पोलीगैमी के खिलाफ लिखते थे, और साथ में जो कास्ट सिस्टम था उसको भी क्रिटिसाइज करते थे। और ये कहते थे कि समाज की एक ऐसी चीज है जिसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जात के ऊपर या जेंडर के ऊपर जो वो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सेफ क्वेश्चन भी था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ये सोशल रिफॉर्मर थे, और उस जमाने में उस समय में जितने भी हमारे मैक्सिमम सोशल रिफॉर्मर्स थे वो इन्हीं तीन चार चीजों के ऊपर काम करते थे। या तो जेंडर इश्यूज के ऊपर काम करते थे, या जो कास्ट बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन थी उसको खत्म करने की कोशिश करते थे। तो गोपाल हरि देशमुख जो है वो उसी समय के इन स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको एड्रेस करते हुए या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जो है वो हम लोगों को गोपाल हरि देशमुख देखने को मिलेंगे। क्लियर? यहां तक कहानी आपको समझ आ गई? डन। तो ये हमारे पहले चार जो सवाल है वो हिस्ट्री के ऊपर आधारित थे। इनमें से थोड़े से मैं इनको मुश्किल क्वेश्चन भी मानूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बारे में सुना सबने होगा, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा उन्होंने जैन लिटरेचर के बारे में भी सुना होगा, गोपाल हरि देशमुख के बारे में भी सुना होगा, ठीक है जी, और बी के घोष के बारे में भी सुना होगा। बस ये है कि वो इतना कंटेंट वहां पे इकट्ठा कर पाते हैं, इतना कंटेंट उनके पास था या नहीं था, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो सकता था। तो ये पहले चार सवाल जो अब हम लोगों को हिस्ट्री के ऊपर देखने को मिले हमारे GS 1 पेपर के अंदर। अच्छा, इसके बाद के जो सवाल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे मॉर्बी डिजास्टर है, हाइब्रिड डिजास्टर्स हैं। क्लियर? ये हाइब्रिड हैजार्ड्स हैं, मॉर्बी डिजास्टर्स हैं। ज्योग्राफिकल नोट ऑन विशाल ताल जो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो ये दो क्वेश्चन जो अभी थोड़े समय में विनय सर जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां पे सवाल पढ़िए क्या है। सवाल है राइट ए ज्योग्राफिकल नोट ऑन विशाल ताल। क्लियर? वैसे भी विशाल ताल जो कि एक लेक है, सूरज ताल का दूसरा नाम है, कुछ समय पहले ही इसका नाम चेंज किया गया। ये वो क्वेश्चन है जो जब हमारी डिस्कशन हुई स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने मेंस लिखा है, काफी लोग जो है इस नाम के साथ अवेयर नहीं थे और बहुत लोगों ने सवाल को छोड़ दिया। क्लियर? तो देखिए नॉर्मल जो हमारी बुक्स है उनमें तो ये देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये है कि जब करंट अफेयर में न्यूज़पेपर वगैरह को आप रीड करते हो तो वहां पे आपको विशाल ताल का जिक्र जरूर देखने को मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल बुक्स हैं वहां पे विशाल ताल का जिक्र नहीं किया गया। क्लियर? अब यहां पे सवाल आपसे क्या पूछा गया कि राइट ए ज्योग्राफिकल नोट। तो देखिए जब भी हम लोग जो है वो ज्योग्राफिकल नोट की बात करेंगे तो ये जो लेक है इसका ज्योग्राफिकल ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, इसके आसपास जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्लाइमेट है, वो हमें कैसे देखने को मिलता है, और ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है दैट इज योर ह्यूमन एस्पेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे इस लेक के कारण जो टूरिज्म है आसपास के लोगों के लिए वो हम लोगों को कितना ज्यादा बढ़ता या कम होता हुआ देखने को मिला। क्लियर? तो ये तीन चार एस्पेक्ट्स जो है वो हम लोगों को विशाल ताल के ऊपर जब हम लोग ज्योग्राफिकल नोट लिखेंगे तो यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। जहां पे आप लोग देख सकते हो कि क्लाइमेटिक जो एस्पेक्ट्स है उनकी बात की गई ना, उसके साथ साथ जो भागा रिवर है उसका ये सोर्स है, जियोलॉजिकल जो रीजन है बसाल्ट से जो इसकी फॉर्मेशन जो हम लोगों को
फॉल्टिंग के कारण जो है वो डेवलप होती हुई देखने को मिली। तो 3-4 एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पे जो विशाल ताल है उससे रिलेटेड लिख सकते थे। क्लियर? तो आप लोगों को बेसिकली जो जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स है विशाल ताल के वो आपके आंसर के अंदर यहाँ पे आप लोगों को लिखने थे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कांसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस? हाउ डज इट मेक द पॉलिटी मोर डेमोक्रेटिक? क्लियर? तो किस तरीके से जो इंक्लूसिव गवर्नेंस है वो हमारी पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है, क्लियर, वो कैसे और ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाता है। तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए। सरकार, सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्लियर, आप लोगों के लिए काम करना। अब आपके पास भी एक अधिकार है जहां पे आप सरकार का जो काम है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए। अब आप ऐसा मानिए कि एक समाज है, एक टाइम पीरियड है जहां पे आरटीआई नहीं है, दूसरा टाइम पीरियड है जहां पे आरटीआई है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आरटीआई है तो आप लोग जो है वो अपने जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनसे डिमांड कर सकते हो अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। क्लियर? तो जब आपको पता चलेगा कि जी मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं पूछ सकता हूँ सामने वाले से कि आपने जो वो या आपने जो काम किया उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की या उससे रिलेटेड जानकारी में इकट्ठा कर सकता हूँ, तो मेरे को वो बहुत ज्यादा एम्पावर्ड करेगा। क्लियर? और कहीं ना कहीं जो सामने वाला है उसको भी ये टेंशन रहेगी कि उसको भी हर एक सवाल का जो है एक डेमोक्रेसी के अंदर जवाब देना पड़ेगा। सिमिलरली आप सब लोगों को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक एक्ट है जहां पे जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो पब्लिक सर्विस गारंटी देनी पड़ती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आधार, जो आपका राशन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट्स है, वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो वो डिपार्टमेंट को बना के देने होते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा सकता है। डन। तो जब मेरे को पता है कि जब मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाऊंगा या कोई और सर्टिफिकेट बनवाने जाऊंगा वो एक दिन में मिल जाएगा, 24 घंटे में मिल जाएगा, 2 दिनों में मिल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मेरे को भी एक एश्योरेंस देगा। और अगर सामने वाला वो काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो वो एक पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। तो वो दोनों के ऊपर, स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा फिक्स कर देता है, जो कहीं ना कहीं जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है। क्लियर? तो जितने ज्यादा इंक्लूसिव गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे, इंक्लूसिव गवर्नेंस का मतलब है जहां पे हम लोग मेनली डिसीजन मेकिंग के अंदर जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करवाएंगे, डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट में लोगों की ज्यादा पार्टिसिपेशन हम लोगों को देखने को मिलेगी, उतना ही ज्यादा वो डेमोक्रेसी के लिए बेटर होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज की जाती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अक्सर देखा जाता है कि जो लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन काफी मिनिमल होती है, जिसके कारण लोग जो सरकार है उसके साथ अटैच्ड फील नहीं कर पाते हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज नहीं है। यही कारण है कि आजकल जो है वो हम लोग इंक्लूसिव गवर्नेंस का जो है वो कंसेप्ट देखते हैं। डन। जिसके कारण जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा लगे कि जो हमारी पॉलिटी है या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी सर्विसेज हैं, इंक्लूसिव गवर्नेंस का क्या मतलब है, किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल को जब वो गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाए, गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड किया जाए स्पेसिफिकली डिसीजन मेकिंग में, और साथ में अकाउंटेबिलिटी को प्रॉपरली इंश्योर किया जाए, क्या क्या स्टेप सरकार के द्वारा लिए गए हैं और कैसे वो और ज्यादा डेमोक्रेसी को या कैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाते हैं। तो 3 एस्पेक्ट्स या 2-3 एस्पेक्ट्स जो है वो हम लोगों को अपने आंसर क्वेश्चन के अंदर जो वो देखने को मिलेंगे। क्लियर? जैसे आरटीआई है, सिटीजन चार्टर है, साथ में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी एक स्टेप है टुवर्ड द इंक्लूसिव गवर्नेंस। क्लियर? तो इनके एग्जाम्पल्स के जरिए जो हम लोग यहाँ पे अपने जो सवाल है उसको समझाने की कोशिश कर सकते थे। क्लियर? चलिए नाइन्थ या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Discuss the role of technology innovation in bringing about fairness and transparency in the public delivery system. Clear? तो टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में कि मैं ऑनलाइन कोई भी क्वेरी रेज कर सकता हूं, मैं अपने जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं वो ऑनलाइन पे कर सकता हूं, मैं अपनी ग्रीवियंसेस जो हैं वो ऑनलाइन एड्रेस कर सकता हूं या ऑनलाइन जो है वो अपनी ग्रीवियंसेस को रजिस्टर कर सकता हूं, जो मेरी ग्रीवियंसेस हैं ऑनलाइन मैं उनको ट्रैक कर सकता हूं, मेरे जो सर्विसेज सीखी हैं सरकार से उनको मैं ऑनलाइन ट्रैक कर सकता हूं। पहले क्या होता था, मेरे को दफ्तर में जाना पड़ता था कि जी मेरा काम हुआ नहीं हुआ, कितने दिन लगेंगे, फाइल है कहाँ पे पहुंची है। अब प्रॉपरली जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जो है वो हम लोग उन चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर? उसके साथ साथ किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, जिससे इजी एक्सेस हो गई है। जितने भी प्रोग्राम्स, जितनी भी पॉलिसी सरकार के द्वारा रन की जा रही हैं, तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ने जो है वो कहां पे लेके आए हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ साथ हमें ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिल रही है। क्लियर? लैंड रिकॉर्ड्स पहले बहुत झोल हुआ करता था, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जब से डिजिटलाइजेशन होनी शुरू हुई है या हो चुकी है उसके बाद जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? साथ में अगर ऑनलाइन कोई चीज रहेगी तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक
इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली आजकल जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। जैसे पहले आप बिल जमा कराने जाते थे, लाइनों में लगते थे, आजकल तुम घर बैठो बिल जो है वो जो भी संपर्क सेंटर वगैरह रहते हैं वहां पे आप लोग पे कर सकते हो। क्लियर। ग्रीवियंस के लिए पहले आपको जाना पड़ता था, आजकल आप ग्रीवियंस जो है या कोई भी किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करनी है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो काफी लाइंस जो है वो शुरू की गई हैं, वहां पे भी आप अपनी कंप्लेंट को जो वो रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये सारे का सारा हो क्यों रहा है? टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। क्लियर। टेक्नोलॉजी के कारण स्मार्टफोन्स के अंदर जो भी सरकार ने भी, अगर आपको मान लीजिए पैसा वगैरह पे करना है तो डायरेक्टली जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो सारे के सारे पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है उसको जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा काफी या टेक्नोलॉजी के द्वारा जो वो काफी पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो आजकल हम लोगों को आसान होती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर। टैक्सेशन है, मल्टीपल लेयर्स हैं जब हम लोग पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करेंगे, लेकिन 4 नंबर का सवाल था, 2-3 एस्पेक्ट्स, 2-3 पॉइंट जो हैं, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट, इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, लैंड रिकॉर्ड्स, टैक्सेशन, ये सारे का सारा जो आप लोग यहाँ पे इसका जिक्र कर सकते हो। डन। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोसाइटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डज सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स हेल्प इन अचीविंग स्ट्रॉन्गर यूनिटी? एक्सप्लेन इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहां पे बेसिकली जो डाइवर्सिटी एंड यूनिटी का कंसेप्ट है सोसाइटी के अंदर, उसको इस आंसर के अंदर जो आप लोगों ने इंटीग्रेट करना था। क्लियर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई यूरोपियन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी है, अब तो चलिए वहां पे भी हम लोग देखते हैं कि डाइवर्सिटी है, लेकिन वहां की डाइवर्सिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि मेनली आप लोगों को एक ही तरह के, एक ही कल्चर के लोग देखने को मिलेंगे। कल्चर का मतलब क्या है? एक ही तरह की भाषा होगी, एक ही तरह का रिलीजन होगा, एक ही तरह का खाना पीना, एक ही तरह का पहनावा, एक ही तरह के फेस्टिवल, सब कॉमन है। क्लियर। तो यही कारण है कि उनके अंदर दूसरों के लिए कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती है। क्लियर। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यही चीज सही है, क्योंकि वो हमेशा से वही करते आए और अपने आसपास जो लोग हैं वो भी उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन कॉन्ट्ररी आप लोग इंडिया में आइए, हमारे यहाँ पे जब आप लोग आओगे तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में देखने को मिलेंगी, और हमें पता है हम लोग रूबरू होते रहते हैं। अगर आप लोगों ने साउथ भी जाओगे तो वहां पे आप मलयालम बोलते हुए लोगों को देखोगे, तमिल बोलते हुए देखोगे, कन्नड़ बोलते हुए देखोगे। तो पहली बात है कि आपके अंदर दूसरी भाषाओं के लिए, दूसरी लैंग्वेजेस के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो अल्टीमेटली या इजिली जो है वो आ जाएगी। क्लियर। दूसरा रीजन क्या है कि आप लोग जो फेस्टिवल्स हैं, अब देखिए हमारे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की है। रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, क्लियर, कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्लियर, सोशल डाइवर्सिटी है। सोशल डाइवर्सिटी के अंदर ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स है वो हम लोगों के कवर हो जाएंगे। रेशियल डाइवर्सिटी है। तो जब आप लोग जो है वो डाइवर्सिटी को अपने आसपास देखते हो और जब आप उनको देखिए, क्वेश्चन क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। तो हम लोग सेलिब्रेट कैसे करते हैं डाइवर्सिटी को? जब दिवाली होती है तो सारे लोग जो है वो दिवाली नॉर्मली मनाते हैं, बाकी धर्मों के लोग भी अगर मान लीजिए वो अपने घर में नहीं मना रहे तो दूसरे घर में जाके जो है वो दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। सिमिलरली जब जो अब हम लोग गुरुपूर्व देखते हैं तो ऑलमोस्ट सब लोग जो है वो स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक नदन एरिया के हैं वो सारे के सारे लोग जो वो गुरुद्वारे भी जाते हैं। क्लियर। सिमिलरली जब हम लोग ईद देखते हैं तो, या जब ईद फेस्टिवल जो वो ऑब्जर्व किया जाता है तो वहां पे जो खाने पीने की चीजें बनती है वो आसपास के जो नेबरहुड है उसमें भी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब अलग अलग धर्मों के लोग एक जगह पे रहते हैं और वो कॉमन फेस्टिवल्स को या अलग अलग फेस्टिवल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको और ज्यादा पुश करेगा, और ज्यादा, या जो डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी है उसको और ज्यादा पुश करेगा, उसको और ज्यादा प्रमोट करेगा। क्लियर। तो चाहे हम लोग फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन की बात करें, या बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पे भी जब हम घूमने फिरने भी जाते हैं तो हम लोग अलग अलग तरह की, चाहे चर्च देखने चले गए ना, तो अलग अलग तरह के जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पे हम लोग विजिट करते हैं। जब हम वहां पे विजिट करेंगे जो हमारे ही देश के कल्चर की डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है वो दूसरे कल्चर के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए जो है वो एक्सेप्टेंस आएगी, टॉलरेंस आएगी। क्लियर। तो ये जो डाइवर्सिटी जहां पे हम लोग रह रहे हैं और जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, हिंदी दिवस हुआ तो पूरे हिंदुस्तान ने मान लीजिए उसको सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया, तो वो कहीं ना कहीं जो एनिमोसिटी हम लोगों को अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ देखने को मिलती है वो मिटिगेट होगी, वो कम होगी। तो जब जब सेलिब्रेशन की बात आती है इस डाइवर्सिटी की, चाहे वो फिर आर्ट की फॉर्म में है, आर्किटेक्चर की फॉर्म में है, रिलीजन की फॉर्म में है, लैंग्वेज की फॉर्म में है,
तब हम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूनिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे समाज जहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वहां पे हम लोगों को इजिली एक्सेप्टेंस देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे लिए अलग अलग तरह के जो डाइवर्स कल्चर उनके लिए एक्सपोजर होता है। तो हमारा जो समाज, हमारी जो सोसाइटी है, उसकी डाइवर्सिटी, जो एक्सेप्टेंस है, उसको ज्यादा प्रमोट करती है, रेदर देन मैं एक ऐसी सोसाइटी की बात करूं जो होमोजीनियस सोसाइटी है। हालांकि डाइवर्सिटी से रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं। अगर डिफरेंसेस है लोगों में, कलर का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, भाषा का डिफरेंस है, तो लड़ाई झगड़ा भी होगा। बट अगर हम उस डिफरेंस को सेलिब्रेट करें और ये ना कहें कि मैं बड़ा और तू छोटा, तब तक या उसके बाद ना कंफ्लिक्ट होगा, ना प्रॉब्लम होगी, और सारे के सारे लोग जो है वो हमारे देश के अंदर जो है वो यूनिटी के साथ रहेंगे। क्लियर? तो हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हम सारे के सारे लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेस्टिवल्स। क्लियर? और उसके साथ साथ ध्यान रखिए, जो हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पे हमारा जो सिंगल, हम सारे के सारे लोग जो है वो इंडिया के जो है वो हमारी सिटीजनशिप है। क्लियर? ना मैं एक स्पेसिफिक एरिया को बिलोंग करता हूँ, ना मैं स्पेसिफिक धर्म का हूँ, ना स्पेसिफिक कास्ट का हूँ, मैं इंडिया का हूं। तो वो जो डाइवर्सिटी है वहां पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सब लोगों को एक साथ पिरोने की कोशिश करता है। क्लियर? तो जो डाइवर्सिटी की सेलिब्रेशन है, चाहे वो सोशल लेवल के ऊपर है, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर है, ये सारे का सारा जो हमारे देश के अंदर जो यूनिटी है उसको प्रमोट करता है। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आपसे ये एक्सपेक्ट किया गया था। तो यहां पे आप लोग जो वो मॉडल आंसर देख सकते हो। क्लियर? जहां पे एक्सेप्टेंस है, एप्रिसिएशन है, अंडरस्टैंडिंग है, जो डाइवर्सिटी हम लोगों को कहीं ना कहीं मदद कर रही है। तो ऐसी सोसाइटी जहां पे डाइवर्सिटी नहीं है, उनसे हम लोगों की जो सोसाइटी है उसमें एक्सेप्टेंस आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग जो हैं वो एक ही देश के अंदर रह रहे हैं, एक ही कंट्री के अंदर रह रहे हैं। क्लियर? तो अलग अलग फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन की बात की जाए, डन, जो सारे धर्मों के लोग, सारे रेस के लोग जो वो सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग पिलग्रिमेज की बात करें, पिलग्रिमेज का मतलब क्या है कि नॉर्थ इंडिया में मान लीजिए जो टेम्पल्स हैं, अलग अलग जगहों से जो हिंदू लोग हैं वो वहां पे आते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में बात करते हैं, लेकिन वो जो रिलीजियस प्लेस है वो हम सब लोगों को जो डिफरेंसेस है उनको एक जगह के ऊपर जोड़ने का प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। तो इस तरीके से जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बेसिकली वो वाला कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना था। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर था, लेकिन साथ में अगर बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो आप लोगों को है, म्यूजिक की बात करें, डांस की, आर्ट फॉर्म्स की बात करें, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, ये बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है, उसके होने के बावजूद हमारे यहाँ पे यूनिटी को प्रमोट करते हैं। क्लियर? तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को जब आप लोग इस तरीके से अप्रोच कर सकते थे। सोसाइटी के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन कंसेप्ट के ऊपर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो इस सवाल के ऊपर नहीं आएगी। डन? अच्छा, अगला है ट्राइबल सोसाइटीज आर इन ट्रांजिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनालाइज द फैक्टर्स एंड इंपैक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजिशन इन हिमाचल प्रदेश। डन? तो आप लोगों ने स्पेसिफिकली कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांजिशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। देखिए ट्रांजिशन क्या हो रही है कि जो ट्राइबल सोसाइटी में पहले हम लोग देखते थे सोशल लेवल के ऊपर कि अगर मैं मैरिज की भी बात करूं तो वहां पे हमें पोलीगैमी देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल जो हम लोग वहां पे मोनोगामी देख रहे हैं, यानी कि एक इंसान जो एक ही मैरिज या शादी करवा रहा है। क्लियर? पहले ट्राइबल लोग जो है वो एक स्पेसिफिक क्लोज स्पेस के अंदर रहा करते थे, लेकिन अब ट्राइबल लोग जो वो मोबिलाइज होना शुरू हो गए हैं। जहां पे जैसे अगर मैं हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करूंगा, जैसे किन्नौर की बात करूं, भरमौर की बात करूं, लाहौल स्पीति की बात करूं, तो हम लोग देखते हैं कि जो नीचे वाले लोग हैं, बाकी एरियाज के लोग हैं, वो भी वहां पे जाके रह रहे हैं, एंड वाइस वर्सा, यानी कि वो लोग जो वो भी अलग अलग जगहों के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। डन? तो ट्राइबल सोसाइटी के अंदर हमें बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस देखने को मिल रही है, जहां पे काफी कल्चरल चेंजेस सोसाइटी या जो ट्राइबल सोसाइटी है उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। चाहे वो इकोनॉमिक चेंजेस हैं, क्लियर, चाहे वो सोशल चेंजेस हैं, मैरिज प्रैक्टिसेस की बात की जाए, लैंग्वेजेस की बात की जाए, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन की बात की जाए, जो पहले ट्राइबल सोसाइटी जो वो थोड़ी अलूफ रहा करती थी, तो आजकल अलग अलग चेंजेस हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल के रूप में भी या इंटरनेशनल लेवल के रूप पे ऊपर भी, और उसके साथ साथ जो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जहां पे जैसे आप गद्दी ट्राइब की बात करेंगे तो गद्दी ट्राइब जो वो बेसिकली पहले शेपर्ड्स जो है वो मेन उनका प्रोफेशन हुआ करता था। ठीक है? जहां पे जो एनिमल्स हैं, है ना, भेड़ बकरी है, उनके साथ जो उनका मेन वो काम किया करते थे। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि जो गद्दी ट्राइब है वो अलग अलग जो हमारी पॉलिटिकल पोजीशंस हैं वहां पे भी रूल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि वो जो गवर्नमेंट जॉब है वहां पे भी डोमिनेट कर रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली आप लोग किन्नौर एरिया की अगर हम बात करेंगे तो पहले वहां पे वो बड़ा ही ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते थे। आजकल जो है वो वहां पे हम लोगों को हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिल रही है। पहले वो एक क्लोज सोसाइटी के अंदर रहते थे, अब हम देखते हैं कि उनका जो एजुकेशन है या बाकी चीजें हैं वो हम लोगों को लोअर एरियाज में या दिल्ली में, चंडीगढ़ में, अलग अलग जगहों के ऊपर जो वो देखने को मिल रहा है। क्लियर? मैरिजेस की हम बात करते थे तो पहले जो मैरिज था वो बड़ा ही क्लोज सोसाइटी के अंदर हुआ करता था, लेकिन आजकल हम जब शादियां देखते हैं तो आजकल अलग अलग यानी कि ट्राइब के बाहर भी जो मैरिजेस हैं
वो हम लोगों को होती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पहले से और ज्यादा बेटर हो गई है। जो पहले सोशल एंड स्पेसिफिकली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, वो आजकल हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, जहां जब से स्पेसिफिकली जो सेब है, जैसे शायद आपको पता ही होगा कि एप्पल वगैरह जो है वो यहाँ पे नहीं उगा करता था, ये बाहर से ही यहाँ पे अमेरिकन और जो यूएस टाइप एप्पल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसका फायदा क्या हुआ कि हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, जो इन जनरल इकोनॉमिकली बैकवर्ड हुआ करते थे, अब हमें वहां पे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है वो होती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर। तो जब आप लोग अलग अलग फैक्टर्स की बात करेंगे तो उसके लिए चाहे ग्लोबलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कॉलोनियल रूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर, चाहे वेस्टर्न कल्चर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे मीडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप अलग अलग फैक्टर्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। और उसके जो इंपैक्ट है वो तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिए। फैमिली लेवल के ऊपर आप बात करो, मैरिज के ऊपर आप बात करो, किनशिप पे आप बात करो। क्लियर। तो आप लोग देख रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस जो हैं वो ट्राइब्स के अंदर स्पेसिफिक टाइम पे देखने को मिलेंगे। बेटर है कि अगर आप यहाँ पे गद्दी ट्राइब, किन्नौरी ट्राइब या ना यहाँ पे कुछ ट्राइब्स का जो है वो जिक्र कर लो तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। क्लियर। तो ये जो ट्रांजिशंस हैं, ये फैक्टर्स और ये जो इंपैक्ट है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब है उसके ऊपर देखने को मिल रहे हैं। डन। चलिए अगला, डेवलपमेंट हैज ए कॉस्ट एलिमेंट अटैच टू इट। ये सीधा सीधा बात है कि जो डेवलपमेंट है वो उसका कोई ना कोई कॉस्ट पड़ता है, और हम लोगों को पता ही है उसका जो कॉस्ट आजकल हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, जो इनडायरेक्टली हम लोगों को या नेगेटिवली हम लोगों को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। What would be your suggestion for the sustainable development in हिमाचल प्रदेश? कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कैसे लेके आ सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज के जो रिसोर्सेज उनको जुडिशियली यूज किया जाए। क्लियर। और उनको ऐसे ना यूज करो कि फ्यूचर के लिए कुछ ना बचे। क्लाइमेट चेंज जो है वो उसका ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो हम लोगों को हमारे ऊपर पड़े। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म का बहुत ज्यादा जो है वो स्कोप है। क्लियर। लेकिन अगर आप टूरिज्म के लिए बड़े बड़े महल बनाने शुरू कर दोगे, बड़े बड़े होटल बनाने शुरू कर दोगे, तो उससे जो वहां का लैंडस्केप है वो चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। और उस तरह की स्थिति हमें हिमाचल में भी देखने को मिल सकती है, जैसी स्थिति आजकल आप जोशीमठ के अंदर देख रहे हो। क्लियर। तो हिमाचल में हम लोगों को बड़े जुडिशली जो है वो डेवलपमेंट करनी है, यानी कि अब टूरिज्म भी तो हमारे लिए जरूरी है, वहीं से एम्प्लॉयमेंट आ रही है, वहीं से हमारे हिमाचल की काफी हद तक जो है वो इकोनॉमी चल रही है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो टूरिज्म के लिए जो एरियाज है उनको डेवलप ना करें, लेकिन हम लोग जो है वो लोकल टूरिज्म या इको टूरिज्म जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गांव है तो वहां पे हम कोई बहुत बड़ा लैंडस्केप या बड़ा कोई स्ट्रक्चर खड़ा ना करें, हम लोग जिस तरह से हमारे गांव होते हैं, गांव के घर होते हैं, उन्हीं में ही जो है वो टूरिस्ट को एसिमुलेट करने की कोशिश करें। क्लियर। तो ये एक मॉडल हो सकता है जहां पे टूरिज्म जो है वो भी रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और उसके साथ साथ जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की जो सजेशंस है वो आप लोग हिमाचल प्रदेश में दे सकते हो। क्लियर। तो जैसे देखिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के जो राइट्स हैं उनको आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इको टूरिज्म को आप लोगों को प्रमोट करना है, हेल्थ केयर और एजुकेशन अवेयरनेस जो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बतानी है, समझाना है। जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज है उनको जो रिसोर्सेज है उनका जो यूज है वो ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, ना चीजों को हमने ओवर एक्सप्लॉइट करना है। बहुत ही धीरे धीरे जितनी हमारी जरूरत है उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। तो ये 3-4 स्टेप्स हो सकते हैं जिनके जरिए जो है वो हम लोग हिमाचल में जो इकोलॉजिकल या इको टूरिज्म है उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको अटेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी थी। पहले आप लोगों का ये लाइन था, डेवलपमेंट हैज ए कॉस्ट एलिमेंट अटैच टू इट। ठीक है जी। तो वहां पे आपको ये वाला लाइन जो है उसको भी एड्रेस करना है। हालांकि आपके आंसर का एक मेन हिस्सा नहीं होगा लेकिन एक छोटा सा हिस्सा होगा, क्योंकि इस लाइन का एक मतलब है कि देयर इज अ नीड टू बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द मैन मेड चेंजेस एंड नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स। क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जोशीमठ जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक एग्जाम्पल है, और वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पे भी हो, तो बेटर है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना शुरू कर दे। ठीक है। जो ज्यादा लोकल रिसोर्सेज है उनके ऊपर ज्यादा रिलाई करें। क्लियर। इसके साथ साथ जो वो कोशिश करें कि जो बहुत ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें हैं उनको यहाँ पे यूज ना करें, ज्यादा जेनरिक तरीके से जो है, और इको जो हमारा यहाँ का इकोसिस्टम है उसी के ही अकॉर्डिंगली अपनी डेवलपमेंट को प्लान करें। क्लियर। तो ये कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जिनके जरिए, चाहे वो अवेयरनेस की बात है, पब्लिक पॉलिसीज की बात है, और उसके साथ साथ जो वो इको टूरिज्म की बात है, इन 3-4 एस्पेक्ट्स के ऊपर अगर काम किया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर थोड़ा सा हमें इजी रहेगा। क्लियर। चलिए अगला आ गया, व्हाट इज पिलग्रिमेज टूरिज्म, डू यू थिंक दिस कुड बी मॉडल फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन इंडिया। ये कहीं ना कहीं वैसा ही सवाल है जो थोड़ी देर पहले हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे।
तो यहाँ पे पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह के धर्म हैं, अलग अलग तरह के पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं। कोई मस्जिद जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, क्लियर, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को और कभी कभी क्रॉस रिलीजन में भी हमें मूवमेंट होती हुई देखने को मिलती है। और साथ में अगर मैं एक भी रिलीजन की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं हिंदुज्म की बात करता हूं, तो जहां पे हम लोगों को अयोध्या में मान लीजिए टेंपल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग एरिया से जो वो लोग आएंगे, और ये जो सेंटर है ये हम सब लोगों को ये एहसास दिलाएगा कि हम लोग जो है वो एक कॉमन कल्चर का, ये एक ही हिस्से का, ये एक ही कल्चर का जो है वो हम लोग पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, जो सरकार के द्वारा स्कीम शुरू की गई, जैसे प्रसाद वगैरह स्कीम जो शुरू की गई, वो अल्टीमेटली उसका जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पिलग्रिमेज सेंटर की जब हम लोग बात करते हैं तो वो नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, साउथ में भी है, वेस्ट में भी है, और हम सारे के सारे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो दूसरे का जो कल्चर है उसके लिए हमारे मन में एक्सेप्टेंस भी आती है, और उसके साथ साथ हम एक दूसरे के साथ जो वो रिलेटेड भी फील करते हैं। तो इस तरीके से जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, क्लियर, वो हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। तो इस कंसेप्ट को, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, उसके साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सवाल है, ये आंसर सारे के सारे लिखे हुए हैं, आप लोगों को जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, आप लोग जो हमको एक बार रीड कर लेना। डन? चलिए देखिए, जो अगला 14 क्वेश्चन है वो है ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स अमंग द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड मार्केट फोर्सेस। तो मानते हो आप लोग, रिचुअल्स एंड कस्टम्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे शादियां पहले करवाई जा रही थी, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पहले मैरिजेस जो वो बड़े ही क्लोज्ड जो है वो हमारा ट्राइबल ग्रुप के अंदर ही हुआ करती थी, आजकल हम बाहर भी देख रहे हैं। पहले जो रिचुअल्स है, क्लियर, वो सिर्फ हर एक ट्राइब के अपने अपने रिचुअल्स हुआ करते थे। आजकल जब बाहर शादियां होंगी तो ऑब्वियस बात है रिचुअल जो हम लोगों को मिक्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले पोलीगैमी पोलियंड्री हमें देखने को मिलती थी, आजकल जो मेनली मोनोगैमी, यानी कि एक इंसान जो है एक ही शादी जो है वो मेनली करवा रहा है। क्लियर? साथ में हम लोग देख रहे हैं कि जो पुराना जैसे पहनावा हमारा था, जो हमारी भाषा हुआ करती थी, लैंग्वेज हुआ करती थी, वो आजकल लोग कम बोलते हैं, आजकल हिंदी इंग्लिश जो है वो ज्यादा यूज करने शुरू कर दी है। डन? तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, इन ये कहीं ना कहीं जो हमारा ट्राइबल कल्चर है, पहनावा है, बोली है ना, या एजुकेशन है, उसको चेंज कर रहे हैं। पहले एजुकेशन उसी एरिया में हुआ करती थी, आजकल एजुकेशन जब हम लोग देखते हैं कि ट्राइब्स के लोग बाहर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बाहरी या मॉडर्न कल्चर है उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ज्यादा प्रभावित है, जो सही भी है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कल्चरल एलिमेंट से जो हम लोगों को गलत भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो पुराना पहनावा, पुरानी भाषा, पुराना खान पान, रहने का तरीका, वो आजकल हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिए, जो पहला आपका हिस्सा है इसको आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हालांकि इस 4 नंबर का सवाल है, और इसमें जो आंसर है वो 20 नंबर का भी हो सकता था, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। तो आपको बड़े ही स्मार्टली एक पैराग्राफ में जो चेंजेस हैं मार्केट के कारण या मॉडर्नाइजेशन के कारण, उनको एड्रेस करना था, और दूसरा कैसे इनको जब हम लोग सेव कर सकते हैं, तो सेव ऐसे कर सकते हैं कि जो आज की पीढ़ी है, आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी है, उसको अपना जो ट्राइबल कल्चर है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैं भी हिमाचल से हूँ, आप लोग भी हिमाचल से हैं, और अगर मान लीजिए आप हिमाचल में पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आपको हिमाचल के कल्चर या दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। क्लियर? और बहुत बार लोगों को अपने कल्चर के बारे में भी नहीं पता होता जिस जगह पे वो पढ़े बड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो बाहरी या जो मार्केट फोर्सेस है, इतनी ज्यादा मटेरियलिज्म हो चुका है, इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म हो चुका है कि हम कंजम्पशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर? तो ज्यादा से ज्यादा सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी पॉलिसीज बनाए जहां पे कल्चरल प्रमोशन की जाए, जहां पे मैं बाहर से कोई सामान ना बेचूं, मैं अपने जो मेरा कल्चर है, जहां पे मैं कुछ हाथ से बना रहा हूं, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा हूं, मैं मेटल के कोई चीज बना रहा हूं, मैं कपड़े बेच रहा हूं, मैं टोपियां बेच रहा हूं, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मैं अपना जो कल्चरल टूरिज्म है, कल्चरल बेसिस के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया जाए। तो चाहे गवर्नमेंट फ्रंट की बात की जाए, सामाजिक फ्रंट की बात की जाए, जहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना और नई जनरेशन जो है उसके ज्यादा से ज्यादा बताना, चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जाएं, ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। कल्चरल टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, ताकि आपको अपना जो लैंडस्केप है, अपना जो गांव है, उसको 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े, आप वैसे ही रखो जैसा है, बस बाहर वाले लोगों को एक डिफरेंट कल्चरल एक्सपोजर दो। क्लियर? तो इस तरह के जो कुछ स्टेप्स हैं, इस तरह के जो कुछ कदम है, वो हम लोग अपने जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में हम लोग देखते हैं कि बहुत बार जो है वो जोग्राफिकल इंपैक्ट जो है वो भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हमारा सवाल है वो थोड़ा सोशल प्रैक्टिसेस के ऊपर है, इसलिए मैं जो है वो वहां पे ज्यादा मूव नहीं करूंगा कि जी है ना लैंडस्लाइडिंग हो रही है, या है ना, इस चीज को जब हम पिक नहीं करेंगे। हमारा जो सोशल प्रैक्टिसेस के ऊपर सवाल है, तो यही कारण है कि जो हम लोग भाषा, खान पीन, ठीक है, पहनावा,
मैरिजेस, इन्हीं के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा तवज्जो लेंगे। क्लियर? तो 3-4 स्टेप्स के जरिए इनको रोका जा सकता है और उसके साथ साथ जो है वो क्या रीजंस है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, और देखिए ये ऐसा सवाल है जो कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, ना आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा। बस आपने ध्यान क्या देना है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोगों ने प्रॉपर्ली, ये बेसिकली आपकी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर आधारित होते हैं। देखिए एक्सप्लेन द मेन सोशो, दो कारण है, सोशल इकोनॉमिक रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पॉम्पसनेस एंड एग्जीबिशनिज्म इन द मैरिजेस ऑफ हिमाचल सोसाइटी। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखिए शादियों में दिखावा बहुत ज्यादा हो चुका है। दिखावे का मतलब क्या है? पहले शादियां बिल्कुल है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से हुआ करती थी। बैंड वाले आए, 3-4 दिन उन्होंने बजाए और वो चले गए। क्लियर? आजकल डीजे आ रहे हैं, अलग अलग तरह के गाने बज रहे हैं। ये एक चेंज है, हालांकि डीजे से कोई बड़ा ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ रहा है, बस एक एस्पेक्ट है जो चेंज आजकल हम मैरिजेस के अंदर देख रहे हैं। दूसरा चेंज क्या है कि पहले शादियां घरों के अंदर ज्यादा हुआ करती थी। आजकल जो मैरिजेस हैं वो हम लोगों को बाहर ज्यादा होती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि जो ये पैलेसेस वगैरह हैं वहां पे ज्यादा मैरिजेस हो रही हैं। अब जब दूसरे ने है ना, होता ना कि सामाजिक रीजन क्या है कि जब सोसाइटी का बड़ा नेचर होता है कि वो दूसरे को देख के जो है वो हमेशा इन्फ्लुएंस होता है और वही काम करने की कोशिश करता है। तो किसी ने 10 लाख शादी पे लगा दिया, अगला सोचेगा जी मैंने 20 लगाना है, फिर 30 लगाना है, 40 लगाना है। तो अब वो जो शादी जो पहले 5, 7, 8, 10 लाख में हो जाती थी, अब वही शादी जो वो 25, 30, 40, 50 या कई शादियां जो हम लोगों को करोड़ों में भी होती हुई देखने को मिल रही हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन आ गया है दिखावे या बनावटीपन का, इसके मल्टीपल रीजन हैं। देखिए पैसा होगा तभी जाके जो है वो आप लोग पैसा खर्च कर पाओगे। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। क्लियर? स्पेसिफिकली हम लोग हॉर्टिकल्चर एरियाज की बात करेंगे तो वहां पे हॉर्टिकल्चर बूम के कारण जो है वो लोगों के पास काफी पैसा आ चुका है। सिमिलरली हम लोग अगर इन जनरल हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी को देखेंगे तो वहां पे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो और गवर्नमेंट जो सैलरी है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी इंक्रीज हुई है। तो आजकल कहानी सिंपल सी हो गई है कि जो पैसा है वो लोगों के पास ज्यादा आ चुका है, इनकम लेवल बढ़ चुका है, तो ऑब्वियस बात है शादियों के ऊपर जो वो ज्यादा पैसा खर्चा किया जाएगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि आजकल मैरिज जो है एक स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है। क्लियर? स्टेटस सिंबल बन गया है कि जी देखिए इतना पैसा है जी, है ना, होता है ना कि इतना पैसा है लेकिन शादी पे जी कुछ नहीं लगाया इन्होंने। तो आजकल जो लोग है वो सोशल प्रेशर के कारण या स्टेटस के कारण जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेविश जो पैसा है वो लोगों के या जो चीजों के ऊपर जो वो खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपटीशन परिवारों के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर हो गया कि जी अच्छा इसने इतना लगाया तो मेरा परिवार इतना लगाएगा। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है जो मेरे को पर्सनली लगता है वो है कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स का मेरा मतलब क्या है, चाहे मीडिया है, स्पेसिफिकली आजकल सोशल मीडिया है, जहां पे लोग देख रहे हैं कि जी शादी ऐसे हो रही है, इतना ये दिखाया जा रहा है इस एक्टर की ऐसे शादी होगी, एक्ट्रेस ने कर दी, ऐसे कपड़े डाले। तो वो कहीं ना कहीं जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो भी मैरिजेस के ऊपर जो वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और हम लोग जो हैं जो टीवी पे देखा करते थे, फिल्मों में देखा करते थे, कहीं ना कहीं उसी से ही इन्फ्लुएंस होके जो है वो आजकल मैरिजेस या शादियों को करवा रहे हैं। क्लियर? तो पैसे का बढ़ना, समाज के अंदर कंपटीशन। क्लियर? और दूसरी बात क्या क्या होता है कि जैसे समाज जो है वो हमेशा एक पैटर्न बनाता है। पैटर्न बनाने का मतलब क्या है कि जब समाज सारे घर में शादियां करा रहे होते थे तो पूरा समाज कंफर्टेबल होता था उस चीज में। अब समाज जब उस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया जहां पे पैलेसेस में मैरिजेस हो रही है, जिन्होंने जो बेसिक कॉस्ट ऑफ मैरिज है उसको ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज कर दिया हुआ है। क्लियर? तो ये भी एक बड़ा फैक्टर जो है हम लोगों को जो मैरिजेस में आजकल दिखावटपन या जो है ना हमें देखने को मिल रहा है, शो ऑफ आसान भाषा में देखने को मिल रहा है, इसके 3-4 फैक्टर जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? डन? कंज्यूमरिज्म, बाकी तो चलिए सारी चीजें वही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म। अब क्वेश्चन जो है वो उनका लेंथ बढ़ जाएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, ऑल्सो डिस्कस इट्स सेलियंट फीचर्स। तो देखिए सोशलिज्म सिंपल बात है, क्रिटिकल नोट आपसे पूछा गया है। तो क्रिटिकल नोट का मतलब है सोशलिज्म एमर्ज कैसे हुआ, सोशलिज्म के फीचर्स क्या हैं जो इसी का ही एक हिस्सा है, सोशलिज्म का क्रिटिसिज्म क्या है, और सोशलिज्म बेटर है, वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, सोसाइटी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का जब सिलेबस आप देखोगे तो वहां पे सोशलिज्म के बारे में लिखा गया है डायरेक्टली सीधा सीधा। तो दो ऑप्शन है कि सोशलिज्म को आप वर्ल्ड वाइड क्या उसका इंपैक्ट आज हमें देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है, या दूसरा इंडियन सोसाइटी के साथ भी आप सोशलिज्म को लिंक कर सकते हो, जहां पे इंडियन है सोशलिज्म को अपने तरीके से जो अपने देश की जरूरतों के अनुसार इंप्लीमेंट किया। क्लियर? तो यहाँ पे 3 चीजें जो है वो 4 चीजें जो वो सोशलिज्म से संबंधित आप सब लोगों को आनी थी। क्लियर? तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलिज्म की, कि सारे का सारा पैसा जो वो सरकार या सारे के सारे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, कोई प्राइवेट प्रॉफिट नहीं होगा, सारी चीजें सरकार की होंगी, सरकार इंश्योर करेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि शायद आपको पता ही होगा कि जो सोशलिज्म है
वो कम्युनिज्म की तरफ का एक मिडल पाथ है। डन। तो क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं है और ये कहते हैं कि सब रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा इशू है उसमें। और साथ में हम लोग देखते हैं दूसरा क्रिटिसिज्म कि सोशलिज्म जिन जिन देशों ने अख्तियार किया वहां पे उनको कैपिटलिज्म की बाद में मदद या हेल्प जो है वो लेनी ही पड़ी। क्लियर। तो क्रिटिसिज्म के साथ साथ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म है वो भी आपके आंसर के अंदर आएगा। डन। चलिए अगला, ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है 17, थोड़ी देर में सर डिस्कस करेंगे। 18th ज्योग्राफिकल है, 19th जो वो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, 20th ज्योग्राफिकल है, हाँ 21st के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं क्या है, बाकी पूरा आंसर जो है वो हम लोगों ने लिखा है। क्रिटिकली एग्जामिन दी जेंडर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। जो जेंडर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब जब समाज में लेयर बनती है, जैसे एक कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन है। कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि 4 वर्णों में हमारे समाज को विभाजित किया गया। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है, मेल और फीमेल में समाज को विभाजित किया गया, जहां पे कुछ प्रेजुडिस रखे गए। प्रेजुडिस का मतलब क्या है कि जहां पे हमने सोचा या जहां पे हमने बोला जी वुमेन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये काम लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं करेंगी। क्लियर। काम जो है वो बाहर जाके लड़के ही करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगे। कुछ वुमेन स्ट्रेटिफिकेशन, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन के जो है वो कंसेप्ट के अंदर हम लोगों को चीजें बनती हुई देखने को मिलती है। डू यू थिंक लीगल मेजर्स आर इनफ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? जो लीगल मेजर अब लिए गए वो सही है या नहीं है? क्लियर। और मतलब इनफ है कि उससे चीजें जो है वो बेटर हो चुकी है। और वी नीड टू इन्वेस्ट इन सोशल अवेयरनेस कैंपेन, कि हम लोगों को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। देखिए कुछ पार्शियल हद तक ये सही भी है कि अब हम लोग देख रहे हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर। धीरे धीरे जो वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी, हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ वो इस चीज का प्रतीक तो नहीं है, लेकिन चलिए ये अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है कि एक ही इस बार एमएलए जो है वो जीत के आई जो वुमेन है। लेकिन वैसे इन जनरल हम लोग देखते हैं कि जो नंबर ऑफ वुमेन एमपीज हैं, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, वो टाइम के साथ, हालांकि कब संख्या भी 15% के आसपास ही है एमपी की मैं बात करूं लोकसभा के अंदर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी हम लोग इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं, जहां पे ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है वो सर्विसेज को ज्वाइन कर रही है। यानी कि जो पहले कहा जाता था कि इकोनॉमिक स्फेयर में वुमेन नहीं आएंगी, वुमेन सिर्फ हाउस होल्ड स्फेयर में रहेंगी, वो अभी हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो चेंजेस तो हैं और ये लीगल मेजर्स कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। चाहे हम लोग देख रहे हैं कि वर्क प्लेस के ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए लॉज पर पास किए गए, वो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमोट किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन सरकार के द्वारा रन किए जा रहे हैं ताकि लड़के और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना करो, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लियर। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जगहों के ऊपर तो चीजें बेटर हुई हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को और ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है। क्लियर। तो ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये भी बड़ा आंसर इसमें बनना था, ये 8 नंबर में भी इसको लिखना जो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। क्लियर। तो जेंडर डायमेंशन क्या है, कि क्यों स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलती है? पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की है, सन प्रेफरेंस है, लड़के को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, लड़की को कहा जा रहा है कि आपने जो वो हमेशा घर पे काम करना है, एजुकेशन डिस्पैरिटी है, पैसा कम मिलता था। सबसे बड़ा रीजन है समाज के अंदर स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब जहां पे आप सोच लेते हो कि जी ऐसा ही है जी, ये नहीं कर पाएंगे जी काम। क्लियर। दैट इज प्रेजुडिस। और जब वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है दैट इज स्टीरियोटाइप, कि धीरे धीरे जब किसी ने सोचा कि ये नहीं कर सकता और पूरी जनरेशन ही आगे तक सोच रही है ऐसी, दैट इज योर स्टीरियोटाइप। तो प्रेजुडिस जो वो बेसिकली बाकी इन पैट्रियार्की इन सारे के सारे जो रीजंस हैं उनके साथ रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, जहां पे जेंडर बेसिस के ऊपर स्पेसिफिकली वुमेन के साथ जब हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन होती हुई देखने को मिलती है। क्लियर। जो मेजर्स दिए गए वो फंडामेंटल राइट्स वुमेन के साथ पास हैं, है ना। प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन अलग अलग कानून आईपीसी के अंदर है, डॉरी प्रोहिबिशन है, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए कानून है। क्लियर। विशाखा गाइडलाइंस है बेसिकली। वुमेन के लिए रिजर्वेशन हम लोगों को देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस म्यूनिसिपैलिटीज में देखते हैं जहां पे 50% पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो वुमेन के द्वारा की गई है। एजुकेशन लेवल के ऊपर जो है वो वुमेन को स्कॉलरशिप दी जा रही है, फ्री एजुकेशन अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसके लिए। लेबर लॉज में मैटरनिटी बेनिफिट मिल रही है। क्लियर। 6 महीनों तक जो आप लोग देखते हैं कि वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है, पहले आई थिंक 3 महीने हुआ करता था। क्लियर। तो अलग अलग कानून तो सरकार के द्वारा पास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि जहां पे आपने रिजर्वेशन दे दी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की इन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वहां पे भी आज जो मेल है वो ज्यादा डोमिनेट करता है। क्लियर। इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही, आज भी डाउरी से रिलेटेड, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ हद तक तो अचीवमेंट जरूर हुई है, लेकिन अभी भी प्रॉपर चीजों को इंप्लीमेंट करना, ये लॉज के जरिए प्रॉपर जो चीजों को इंप्लीमेंट करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
एक बिल पड़ा हुआ है वुमेन से रिलेटेड कि जी 33% रिजर्वेशन दे दो, अभी तक उस बिल के ऊपर जो वो किसी ने अमेंडमेंट पड़ी हुई है, अभी तक किसी ने भी उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट नहीं किया है। क्लियर, डन, समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अवेयरनेस है, वुमेन के लिए सपोर्ट है, स्टीरियोटाइप को एड्रेस करना पड़ेगा, और जो पॉलिटिकल विल है उसको और एनकरेज करना पड़ेगा, ताकि वुमेन की जो स्थिति है या सिचुएशन है वो और ज्यादा इंप्रूव हो। जो रीसेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट है उनको भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। हालांकि हमारा आंसर भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इसका आंसर बहुत बड़ा था, तो आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज हो जाना था। बस आप लोग क्या कर सकते हो कि हर एक डायमेंशन के दो दो तीन तीन पॉइंट या दो दो पॉइंट भी लिखोगे, 3 डायमेंशन यहाँ पे आएंगे, तो आपका 8 नंबर का सवाल जो है वो प्रॉपर्ली जस्टिफाई हो जाएगा। क्लियर, तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरीके से एड्रेस करना था। डन, नेक्स्ट आ जाते हैं। डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द मैरिज सिस्टम अमंग द ट्राइब्स, आल्सो अंडरलाइंग द रीजन बिहाइंड लीडिंग टू दीज चेंजेस। तो देखिए फिर वही वाला कंसेप्ट जो है वो यहां फिर आ गया। तो ट्राइब्स के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो सिलेबस है उसमें हमारे 4 ही टॉपिक दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन 4 टॉपिक्स के बाहर तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्लियर, तो जब उन 4 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो उनमें से चीजें जो आप लोगों को ओवरलैप या रिपीट होती हुई जो वो जरूर देखने को मिलेगी। क्लियर, तो यहाँ पे जो है वो आप लोग अलग अलग जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं ट्राइब्स के अंदर वो देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि उनके पीछे के जो है फैक्टर्स क्या है। तो यहाँ पे आप बेटर है कि अलग अलग जो मैरिज सिस्टम हमारे हमारे देश के अंदर देखने को मिल रहा है उसको पिक करें, अलग अलग ट्राइब्स जो है उनको केस स्टडीज के रूप में यूज करें। क्लियर, तो जैसे हम लोग अगर भील ट्राइब की बात करें जो राजस्थान में देखने को मिलती है, तो वहां पे हम लोगों को जो है वो पोलीगनी देखने को मिलती है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है उसके मल्टीपल वुमेन हो सकती है। लेकिन आजकल जैसे जैसे एजुकेशन और जो जेंडर राइट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो लड़कियां जो ज्यादा ज्यादा अवेयर है, अब वो मल्टीपल मैरिजेस करने से मना कर रही हैं एक ही इंडिविजुअल के साथ। तो अब हम लोगों को वहां पे मोनोगेमी जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम लोग गौंड ट्राइब की बात करेंगे तो गौंड्स में जो है वो ट्रेडिशनली मैट्रिलिनियल फैमिली थी, यानी कि जो उसके नाम पे बच्चों का नाम हुआ करता था, और जो प्रॉपर्टी है वो मदर लाइन के ऊपर ट्रांसफर होती थी। क्लियर, लेकिन अब वहां पे थोड़ा सा जैसे जैसे पेट्रियार्की आई, तो पेट्रियार्कियल माइंडसेट भी हमें वहां पे देखने को मिल रहा है, जहां पे पेट्रीलिनियल और मेट्रीलिनियल दोनों लीनिएज जो है वो हम लोगों को गौंड ट्राइब के अंदर ट्रांसफर होती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर, तो इस तरीके से जो है वो मोनोगेमी, नागा ट्राइब पहले पोलीगेमी के ऊपर जो है वो फोकस किया करती थी, अब वो जो है वो धीरे धीरे मोनोगेमी और सिविल मैरिजेस जो है उनके ऊपर उन्होंने ज्यादा पुश करना शुरू कर दिया है। पहले शादियों वगैरह को रजिस्टर नहीं कराया जाता था, आजकल जो वो ज्यादा ज्यादा मैरिजेस जो उनको रजिस्टर करवाया जा रहा है। तो ट्राइब्स के अंदर भी हम लोगों को ये सारे के सारे चेंजेस जो वो देखने को मिले हैं। क्लियर, और इसके पीछे के जो सारे के सारे कारण है वो क्या है? एजुकेशन इसका बहुत बड़ा रीजन है। एजुकेशन के कारण अवेयरनेस है, लोग अपने अधिकारों के लिए ज्यादा अवेयर हुए हैं, अब वो अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं, जहां पे पोलियंड्री पोलीगेमी धीरे धीरे कम हो रही है। उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अर्बनाइजेशन ने नए आइडियाज, न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ को जो है वो दुनिया में रिफ्लेक्ट कर दिया हुआ है। क्लियर, तो जिसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट, यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसका इंपैक्ट जो हम लोगों को, क्योंकि अब देखिए अर्बनाइजेशन ने कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इतनी महंगी कर दी है कि एक इंसान जो वो एक के साथ ही शादी कर सकता है, मल्टीपल मैरिजेस करवाएगा तो उसको सर्वाइव करना वैसे इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर भी मुश्किल हो जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है मेजोरिटी ऑफ केसेस में नो डाउट पोली एंट्री भी रहती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में हमें पोलीगैनी देखने को मिलती है, जहां पे एक मेल के मल्टीपल जो है वो वाइफ्स होती हैं। क्लियर, तो प्रॉब्लम क्या है कि जब मल्टीपल बीवियां होंगी एक की, तो प्रेफरेंस या अधिकार या राइट्स जो वुमेन के उनके सप्रेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आजकल लड़कियां जो वो अवेयर हैं, तो यही कारण है कि वो मल्टीपल मैरिजेस में विश्वास नहीं कर रही हैं। डन, उसके साथ साथ सरकार गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो भी ज्यादा प्रमोट कर रही है कि मोनोगेमी हो, उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा ना हो, ताकि पॉपुलेशन के ऊपर भी डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सके। क्लियर, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जिनके कारण हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, जिनके कारण हम लोग आजकल जो मैरिजेस हैं विद इन द ट्राइब्स उनमें काफी ज्यादा चेंजेस देख रहे हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन क्रिटिकली। अब देखो, एग्जामिन क्रिटिकल द मुगल्स एंड हिल्स रिलेशन बिटवीन पीरियड 1605 टू 1658। तो आप ऐसा मानिए कि जब औरंगजेब का टाइम शुरू हुआ था उसके बीच का ही टाइम पीरियड है ये, मतलब 58 में वो राजा बना था। क्लियर, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका? यहाँ पे जो है वो आप लोगों को मेनली जहांगीर और शाहजहां जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। क्लियर, जब ये खत्म हो रहा है जो लास्ट ईयर है वहीं पे औरंगजेब आएगा, तो अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो। अब यहां पे देखिए मेन बात क्या है, एग्जामिन क्रिटिकली द मुगल्स एंड हिल स्टेट रिलेशंस। तो मुगलों के और हिल स्टेट रिलेशंस के, यानी कि जो पहाड़ी राजाओं के रिश्ते थे, वो अपने अपने आंसर के अंदर लिखने थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहां पे जब हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जहां से आपको चीज समझ आ जाएगी, दैट इज नूरपुर।
तो जब आप लोग नूरपुर एक ऐसी रियासत है, एक ऐसी हिली रियासत है जिसके साथ आप इस टाइम पीरियड में जो मुगलों के रिलेशन उनको बहुत परफेक्ट तरीके से क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हो। क्लियर? क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि नूरपुर की अगर मैं बात करूं तो कभी हम लोग देखते हैं कि नूरपुर के फ्रेंडली रिलेशन थे। जैसे अगर हम लोग जो वो सूरजमल की बात करें और उसके बाद उसके छोटे भाई या उसके भाई जगत सिंह की बात करें, जो सूरजमल के बाद जो वो अगला राजा बना था, तो आप लोग देखोगे कि सूरजमल के अच्छे रिलेशन है, रिलेशन खराब हो जाएंगे। जगत सिंह पहले अच्छे रिलेशन होगा, कांगड़ा के किले को जीतने में हेल्प करेगा जहांगीर की, उसके बाद जो है वो जगत सिंह जो है वो मुगलों के अगेंस्ट हो जाएगा, मुगलों के खिलाफ हो जाएगा। क्लियर? उन्हीं के खिलाफ रिवोल्ट कर देगा। तो जब आप किसी भी एक रियासत के साथ जो है, जब आप किसी एक रियासत के साथ क्रिटिकल एनालिसिस करोगे तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट जो वो रखना है। मतलब एक रियासत अगर फ्रेंडली रिलेशन में रही है तो फ्रेंडली कंट्रीब्यूशन बताओ, अगर दोनों एस्पेक्ट है तो दोनों एस्पेक्ट बताओ। क्लियर? तो जैसे आप लोग इनको अलग अलग तरीके से, जैसे चंबा है, सुकेत है, मंडी है, बिलासपुर है, सबके साथ हम लोग मुगलों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन देखते हैं। जैसे कांगड़ा के साथ अगर मेन आप रिलेशन स्पेसिफिक पीरियड पे देखोगे तो कांगड़ा का जो किला है उसको तो कैप्चर कर लिया था इन लोगों ने। क्लियर? और वैसे भी जो जहांगीर है उसके बहुत अच्छे रिलेशन जो वो कांगड़ा के राजा के साथ नहीं होते थे। बीच में वॉर में जो वो कांगड़ा का राजा मरा भी है 1612 के आसपास। क्लियर? और 1620 में और बाद में 23 में जो है वो हम लोग 22-23 में जो हम लोग देखते हैं कि जहांगीर के द्वारा पूरे का पूरा या मैक्सिमम एरिया जो कांगड़ा का था उसको मुगल कंट्रोल में उसने ले लिया हुआ था। साथ में मुगलों की और नूरपुर की मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया कि किस तरीके से मुगलों के पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन थे। कैसे जहांगीर ने जब बैटल ऑफ ढलोग हुई थी तो जगत सिंह का सपोर्ट किया था। क्लियर? अगेंस्ट जनार्दन वर्मन ऑफ चंबा। क्लियर? और कैसे बाद में जगत सिंह ने जब उन्हीं के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, तो दोनों हिस्से जो आप लोगों को यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। चंबा के साथ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि किस तरीके से जब जगत सिंह ने रिवोल्ट किया तो जो पृथ्वी सिंह था उसने शाहजहां की सपोर्ट की, और शाहजहां के साथ उसके रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। ऐसे मानते थे मल्टीपल टाइम जो वो शाहजहां के साथ उसकी मीटिंग हुई। क्लियर? तो चंबा का रिलेशन शाहजहां के साथ आप, इसके साथ साथ जब आप लोग सिरमौर के साथ भी इनका रिलेशन देख सकते हो। तो बेसिकली आसान भाषा में जब आप लोग इनके प्रॉपर रिलेशंस को एनालाइज करोगे हिल स्टेट्स के साथ, तो आप लोगों को पूरा पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि दोनों साइड जो है फ्रेंडली रिलेशन एनिमी रिलेशंस को कैप्चर करना पड़ेगा। साथ में टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर जो इम्पैक्ट है, फोर्ट आर्किटेक्चर के ऊपर जो इम्पैक्ट है इनका मुगलों का, वो भी आप लोग अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो। लेकिन मेनली हिली स्टेट्स के साथ लिखा है, तो ये जो 3-4 स्टेट्स के साथ भी अगर आप अपने आंसर को लिंक करोगे या इन 3-4 स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए जो अपना आंसर लिखोगे, तो आप लोगों के लिए जो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। डन। नेक्स्ट है थ्रो लाइट ऑन द इवोल्यूशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है? तो जो इवोल्यूशन, और दो हिस्से आ जाएंगे। इवोल्यूशन पता होना चाहिए आप लोगों को, बशौली या हमारे यहाँ पे जो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो डेवलप तब होनी शुरू हुई जब वहां पे अपना ये औरंगजेब जो है वो राजा बना। क्योंकि औरंगजेब के पहले जो राजा थे वो बहुत ज्यादा पेंटर्स को प्रमोट किया करते थे। तो उसके बाद जो पेंटर्स है वो यहाँ वहां डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसके कारण हम लोग राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग को डेवलप होता हुआ देखते हैं। उसी समय में जो पहाड़ी पेंटिंग है उसमें बुशौली पेंटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी रिलेवेंट है। हालांकि जो बुशौली वाला एरिया है वो आज आपको हिमाचल वाले एरिया में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इवोल्यूशन में दो चीजें आती हैं कि कैसे मुगलों के डिक्लाइन, पेंटिंग के डिक्लाइन के साथ बशौली राइज होना शुरू हुआ। दूसरा आ जाएगा कि कौन कौन सा राजा था बशौली का, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बशौली स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जिसमें दो लोगों का नाम मेनली आता है, संग्राम पाल और उसके साथ साथ कृपाल पाल। ठीक है जी? तो इवोल्यूशन ये वाला एस्पेक्ट आ गया। फीचर्स का मतलब क्या आएगा कि किस थीम के ऊपर था, कौन से कलर यूज किए जाते थे, किस रिलीजन को ज्यादा प्रमोट किया जाता था, किस भगवान की जो है वो ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग जो है वो बनाई गई। क्लियर? जैसे वैष्णविज्म जो है इसके ऊपर ये ज्यादा फोकस किया करते थे, और क्या इम्पैक्ट जो है, जैसे फ्यूचर में अर्की स्कूल है, चंबा स्कूल है, वो बहुत ज्यादा बशौली स्टाइल ऑफ पेंटिंग से प्रभावित था। तो दूसरा हिस्सा आपका क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बशौली पेंटिंग क्या है। थोड़ा कंटेंट वाइज आपके लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन अगेन बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि बड़ा डिफरेंट जो है वो आपको देखने को मिला। अगला आ गया, देखिए ये क्रिटिकली और कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है आप लोगों ने। पॉलिटी पुलिटी और गवर्नेंस, सोसाइटी, इन वाले सवालों में ये जो डिस्कस क्रिटिकली या जो डायरेक्टिव रहते हैं थोड़ा सा आप लोगों को तंग करते हैं। हिस्ट्री में ज्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी है। डिस्कस क्रिटिकली सिख एंड हिल स्टेट्स रिलेशन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी एंड फर्स्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी। अब देखिए मुगलों का वो सवाल है, ये सवाल है, ये सीधे क्वेश्चंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस का मेरा मतलब क्या है कि जो सिलेबस के अंदर लिखा गया है एज इट इज क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देखने को मिला है। क्लियर? तो सिख और हिल्स के जो रिलेशंस हैं, हिली स्टेट्स के जो रिलेशन, उनको आपने क्रिटिकल एनालाइज करना है। तो बेसिकली यहाँ पे सिख
सब आ जाएंगे, जस्सा सिंह रामगढ़िया से लेके, क्लियर। उसके साथ साथ जो वो महाराजा रणजीत सिंह जो है वो भी आ जाएंगे, और साथ में जो आप जय सिंह कानिया, ये सारे के सारे यानी कि मिजल्स हैं, सिख एम्पायर हैं, सिख गुरु हैं, उनके साथ जो आप इन रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है 18th सेंचुरी, तो मेनली जो मिसल्स और महाराजा रणजीत सिंह है 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी है, इनके साथ जब आप लोग पहाड़ी राजाओं के जो रिलेशन है उनको एसेस करेंगे, तो सिमिलरली जैसे मुगलों के अलग अलग रियासतों के साथ रिलेशन को एसेस किया गया, वैसे हम लोग देखेंगे जैसे बिलासपुर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, रिलेशन जो थे वो अच्छे थे, क्लियर। मेनली महाराजा रणजीत सिंह मेन यहाँ पे कंट्रीब्यूटर फैक्टर रहेंगे। जय सिंह कानिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है वो सिर्फ आप लोगों को बिलासपुर और कांगड़ा के साथ उनके कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस जो वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो वो महाराजा रणजीत सिंह कैसे गोरखाओं के या महाराजा संसार चंद की मदद की और किस तरीके से कांगड़े का किला जो है उनके कंट्रोल में आ गया, कुल्लू के ऊपर किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, क्लियर, क्योंकि कुल्लू का जो राजा था उसने जो ये अमीर हुआ करता था काबुल को, उसको वहां से जाने दिया था, जिसके बाद जो है वो सिख आर्मी ने वहां पे इन्वेड किया था, क्लियर। तो आप लोग चाहे कुल्लू की बात करो, चाहे गुलेर की बात करो, ठीक है जी, मंडी की बात करो, सारे के सारे जो एम्पायर है उनके साथ आप लोगों को रिलेशन जो वो बनाने हैं, क्लियर। जसवान है, नूरपुर है जिनके ऊपर इनका कंट्रोल रहा, कुल्लू को जो है वो सिखों ने अपने कंट्रोल में लिया, नियंत्रण में लिया, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं आप लोगों को यहाँ पे लिखने थे। तो बेसिकली बहुत ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन तो नहीं था, हाँ डायरेक्टिव जो है वो थोड़ा टेढ़ा था, जिसको देख के थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती थी, क्लियर। तो इस तरीके से जो आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अप्रोच करना था। अगला क्वेश्चन है 26th, गिव ए detailed account of the rise of modern industry in India during the British rule. What were the causes of its slow and unbalanced growth? देखिए दोनों फैक्टर हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्टार्टिंग में अंग्रेज जो थे वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे और यहाँ से कच्चे सामान को लेके जाते थे और हमें वापस बेचा करते थे। बाद में धीरे धीरे जो उन्होंने यहाँ पे भी इंडस्ट्री जो वो स्थापित करनी शुरू कर दी, लेकिन इनकी जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही सिचुएशनल थी, यानी कि मेनली कॉटन के ऊपर या कपड़ों के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन किसी भी एक देश को ग्रो करने के लिए आयरन इंडस्ट्री चाहिए होती है, यानी कि जो हैवी इंडस्ट्री है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इवन जब ये लोग गए भी तब भी हमारे यहाँ पे जो आयरन या हैवी इंडस्ट्री की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही मिनिमम थी, और वो बनी भी कोई आजादी से 40-50-30-40 साल पहले ही थी। और जब आप यूरोपियन सोसाइटी को देखोगे, ब्रिटिश सोसाइटी को देखोगे, वहां पे 200 साल से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हम लोगों को डेवलप होती हुई देखने को मिलती थी। तो यानी कि इन्होंने बहुत ही स्लो और बहुत ही अनबैलेंस्ड, यानी कि कुछ ही स्पेसिफिक एरियाज में और कुछ ही स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर जो है वो इंडस्ट्री को डेवलप किया, ग्रो किया अपने नीड के अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली, आपकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ये पॉलिसी नहीं बनाएगी, क्लियर। तो आपका जो पूरे का पूरा सवाल है वो इसी तरीके से चलेगा कि अंग्रेजों के टाइम पे कौन कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई, कैसे वो इंडस्ट्री जो थी वो स्लो ग्रोथ थी, और साथ में जो वो हम लोगों को अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो वो देखने को मिलती है, क्लियर। पहले तो कैसे इन्होंने तुम्हारी लोकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, दूसरा इनका मोटिव क्या था यहाँ पे स्लो इंडस्ट्री ग्रो करने का, क्लियर, ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सके, अपनी इंडस्ट्रीज में लेके जा सके और ज्यादा महंगे दामों पे ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सके, क्लियर। मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो वो इन्होंने इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू कर दिया। पहले इन्होंने कॉटन वगैरह के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर ज्यादा फोकस किया, और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास जब हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास जो है वो इन लोगों के द्वारा आयरन स्टील इंडस्ट्री को जो 1907 में जहां पे टिस्को का प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। पब्लिक सेक्टर की बात करें, नो डाउट रेलवे, कम्युनिकेशन, जनरेशन सब इन्होंने किया, लेकिन अब आप एक चीज को समझिए कि रेलवे इन्होंने वहीं पे डेवलप की जहां से इनको सामान की ढुलाई करनी थी। शिमला में रेलवे इसलिए इन्होंने डेवलप की क्योंकि इनकी समर कैपिटल थी, नहीं तो यहाँ पे रेलवे डेवलप करने के चांसेस नहीं थे, क्लियर। तो आप लोग बेसिकली कौन कौन से सेक्टर्स में इनकी डेवलपमेंट हुई, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही, जैसे आप लोग देखोगे तो बंगाल के कुछ एरियाज में, मद्रास में, बॉम्बे में, ठीक है जी, इन्हीं एरियाज में जो है वो बंगाल के कुछ एरियाज में हम लोग देखते हैं, इन्हीं 3-4 एरियाज में जो वो इनके द्वारा अनइवन, सूरत वगैरह या है ना, यहाँ पे मान लीजिए आप लोग गुजरात में बड़े ही सिलेक्टेड जगहों के ऊपर जो है वो इंडिया में इंडस्ट्रीज को ग्रो किया गया। तो आप लोगों को जो रीजनल इम्बैलेंस है, जो इंडस्ट्रीज इम्बैलेंस, यानी कि सारे सेक्टर्स को तवज्जो नहीं दी गई और जिनको इंपॉर्टेंस दी गई वो इन्होंने सिर्फ अपने हिसाब से दी, कॉमन पब्लिक, कॉमन लोगों के लिए जो भी इंडस्ट्रीज को कभी भी डेवलप नहीं किया। ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन में हम लोगों को देखने को मिल रहे थे, क्लियर। नेक्स्ट है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया गॉट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ विद इट्स इंक्रीज्ड पॉलिटिसाइजेशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब देखिए पहला हिस्सा जो है वो कास्ट सिस्टम इन इंडिया की बात करता है, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम स्टेट ऑफ हिमाचल। दूसरा जो पार्ट आपका रहेगा वो हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में ये जो कास्ट और राजनीति है वो कैसी लिंक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुए
तो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कास्ट सिस्टम जो है वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखिए, हिमाचल का जो समाज है, सोसाइटी है, वो बहुत डिफरेंट है। बाकी जगह हम लोग देखते हैं कि कास्ट बेसिस के ऊपर बहुत वायलेंस हुई है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे कभी भी कास्ट बेसिस के ऊपर हम लोगों को लड़ाई झगड़ा वायलेंस नहीं देखने को मिली हुई है। क्लियर। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि हिमाचल में जो कास्ट बेसिस के ऊपर जो है वो राजनीति है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। क्लियर। जहां पे कुछ कास्ट जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट कर रही हैं, उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ना था। यहाँ पे कोशिश करनी है हम लोगों ने कि बहुत ज्यादा डायरेक्टली पार्टीज का या इंडिविजुअल्स का नाम थोड़ा अवॉइड करना है। रेफरेंसेस हमने देनी है कि जैसे राज्यसभा में एक एमपी जो है वो स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट से जो है वो रिलेटेड थे। वो इसलिए भी भेजना पड़ा क्योंकि जब हम लोग ये वाला एलिमेंट डालेंगे तो हम लोगों को जो कास्ट पॉलिटिक्स की रेलेवेंस है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, वो कहीं ना कहीं अपने आंसर्स के अंदर जो है वो शो करनी है। क्लियर। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ पे जो कास्ट बेस्ड या कास्ट और राजनीति है वो बहुत ही ज्यादा इकट्ठी है। इसके पीछे अलग अलग कारण हैं, चाहे वो हमारा समाज का कारण है, चाहे वो फिर पॉलिटिकल पार्टी जो अब अपने लिए उसको करते हैं यूज, चाहे वो फिर इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट जो है वो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर अभी भी बैकवर्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी के अंदर उनके पास पूरा अधिकार है कि वो कास्ट अगर बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, तो वो अपनी ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगी। और फिर राजनीतिज्ञ जो है या पॉलिटिशियन जो है वो उस कास्ट को अपने राजनीतिक मतलब के लिए, या कहीं ना कहीं आप ऐसा मानिए कि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोगों को देखने को मिलेगी। और जब एक इंडिविजुअल एक कास्ट या एक स्पेसिफिक ग्रुप के नाम पे जो इलेक्शन फाइट करेगा, तो बाद में जब उनका रिप्रेजेंटेटिव भी बनेगा, तब उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एक ही स्पेसिफिक कास्ट के जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करने का होगा, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं कंसीडर किया जा सकता है। क्लियर। तो इसमें दो तीन चीजें आएंगी। पहला, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सिचुएशन के लिए। दूसरा, क्या ऐसे इवेंट्स हुए हैं हमारे यहाँ पे, जैसे मंडल कमीशन एक बहुत बड़ा इवेंट है जहां पे हम लोग देखते हैं कि कास्ट बेसिस के ऊपर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एजिटेशन जो है वो हमारे देश के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर हम लोगों को देखने को मिला। क्लियर। तो आप लोगों को एग्जांपल्स, क्या रीजंस, और हिमाचल प्रदेश का जो कास्ट बेसिस के ऊपर राजनीति या पॉलिटिक्स है उसको आप लोगों ने समझाना है। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले फैक्टर्स देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, मानो ना मानो, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज जो है, नेगेटिव चीज आज भी हमारे समाज के अंदर मौजूद है। सोसाइटी में आज भी हायरार्की, आज भी एक कास्ट का, हमारे जो फॉर्म होते हैं उनमें कास्ट नाम की चीज लिखी होती है कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो। तो कहीं ना कहीं समाज जो है वो अभी तक कास्ट से बाहर नहीं निकल पाया है। क्लियर। पॉवर्टी है, इलिटरेसी है। क्लियर। लोअर कास्ट कम्युनिटीज के अंदर डेप्रीवेशन हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ रिजर्वेशन पॉलिसी जिसमें कास्ट के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है, और इमरजेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे नए नए लोग, अपने जो बैकवर्ड लोग हैं, उनकी आवाज बन के सामने आ रहे हैं। और फिर जब एक कास्ट की आवाज सुनेगी तो कहीं ना कहीं दूसरी की सुनेगी, तीसरी की आएगी, तो विद इन द कास्ट जो है वो आप लोगों को कंफ्लिक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और उसका जो फायदा है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल फॉर्म में जो वो बेनिफिट उठाया जाएगा। क्लियर। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, मंडल कमीशन है, इमरजेंस ऑफ अलग अलग कास्ट बेसिस पार्टी जो है, जैसे यूपी वगैरह में हम लोग बात करें। क्लियर। कास्ट बेस्ड वायलेंस है, अभी हमने कुछ समय पहले जो है वो गुजरात में भी इस तरह की सिचुएशन देखी थी। क्लियर। तो कौन कौन से रीसेंट इवेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यार, हिमाचल प्रदेश में जो डोमिनेटिंग कास्ट है दे आर बेसिकली राजपूत। क्लियर। राजपूत जो है वो डोमिनेटिंग क्लास है, और राजपूत और ब्राह्मण यानी कि जो अपर कास्ट में अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो 50% से ज्यादा जो है वो टोटल पॉपुलेशन बनाते हैं। तो आज तक जो डोमिनेशन रही है, जैसे इस बार अभी तक जो हमारे मिनिस्टर्स बने हैं, आई थिंक 7 या 8 मिनिस्टर्स बने हैं, उनमें से 50%, चार, तीन या चार चार मिनिस्टर्स जो हैं वो राजपूत कास्ट या एक ही कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी हम लोग देख रहे हैं कि डोमिनेशन ऑफ कास्ट है। क्लियर। डोमिनेशन ऑफ जो राजपूत देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आज तक जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो सारे अपर कास्ट से रहे हैं, जिनमें से सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर जो है वो ब्राह्मण थे, और उसके अलावा सारे के सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन थे आपके, वो राजपूत थे। क्लियर। तो बेसिकली जो डोमिनेशन ऑफ राजपूत है वो आप लोगों को पॉलिटिकल स्फीयर में जो वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कास्ट बेसिस के ऊपर राजनीति हमें आज भी देखने को मिलती है। क्लियर। इसके साथ साथ तो यहां पे देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी कि किस किस कास्ट के जो कितने कितने लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले डोमिनेशन ऑफ राजपूत है, जैसे मैंने आपको मिनिस्टर्स की भी बात की और साथ में मैंने चीफ मिनिस्टर्स की भी बात की। दूसरे नंबर पे जो कास्ट हमें देखने को मिलती है आफ्टर राजपूत, वो है शेड्यूल कास्ट। क्लियर। तो शेड्यूल कास्ट अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास, 27-28% के आसपास की पॉपुलेशन है। क्लियर। 17 सीटें जो है वो विधानसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। तो 17 एमएलए आपको हमेशा देखने को मिलेंगे
लेकिन उसके बावजूद आप लोग देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा मिनिस्टर्स या आज तक अभी भी कोई चीफ मिनिस्टर देखने को नहीं मिला है। क्लियर। साथ में नो डाउट राज्यसभा के अंदर या काफी पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रेसिडेंट हैं वो हम लोगों को शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं कास्ट बेसिस के ऊपर जो इंपॉर्टेंस या राजनीति हमारे यहाँ होती है उसको डिपिक्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन पा रहा है, मिनिस्टर नहीं बन पा रहा है, तो उसी कास्ट से किसी को जो वो कोई पार्टी अपना मेन जो अध्यक्ष है उसको मेन प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त कर देगी। तो इस तरह का जो डायमेंशन है वो हम लोग शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड भी देख रहे हैं। ब्राह्मण्स की डोमिनेशन हमें देखने को मिल रही है स्पेसिफिक टाइम पे। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारे जो है इसी स्पेसिफिक कास्ट को बिलोंग करते हैं। उसके पहले शांता कुमार जो हैं वो भी इसी कास्ट से जो है वो बिलोंग करते थे। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी जो है वो कुछ स्पेसिफिक ऐसी एरियाज है, जैसे अगर मैं कांगड़ा की बात करूंगा तो कांगड़ा में 9 सीटों में जो ओबीसी की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, काफी तय किया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जो इलेक्शन जीतेगा। तो ओबीसी की रेलेवेंस तो जरूर है, तो कहीं ना कहीं जब भी पॉलिटिकल पार्टी सीट्स एलोकेट करती हैं तो वहां पे वो उसी कॉम्पोजिशन उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली जो वो सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहां पे ज्यादा ओबीसी कम्युनिटी की वहां पे हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया जाएगा। तो राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा हद तक हम लोग अलग अलग कास्ट बेसिस के ऊपर इस स्पेसिफिक टाइम पे देख रहे हैं। क्लियर। तो आपको हिमाचल प्रदेश का ये थोड़ा मुश्किल था क्वेश्चन, क्योंकि इतना ज्यादा डाटा, पर अगर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आप लोगों की राजनीति की रहेगी तो आप इसको कर सकते थे। बट इतना डाटा लेके आना, इकट्ठा करना, सब्सटेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था। पर पॉजिटिव चीज की थी, एक हिस्सा जो वो इंडियन कंटेक्स्ट में पूछा गया था, तो थोड़ा आप लोगों को कंटेंट इकट्ठा करने में ज्यादा मुश्किल या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन हाइड्रो पावर पोटेंशियल, इट्स डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस। देखिए सिंपल सी बात है, हिमाचल में कहां कहां कितनी पोटेंशियल है, कितना यूज किया जा रहा है, कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। क्लियर। क्या क्या नए पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हुई है, कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट बने हैं, कितना कितना उनका यूनिट है, कितनी कैपेसिटी है, और क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कैसी है, कैसी एक क्लीन और चीप फ्यूल हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली है थोड़ा सा। क्लियर। नो डाउट डिस्प्लेसमेंट वगैरह रहती है, लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली, और हमारे यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हिमाचल जो एक हिली एरिया, और हिली एरिया में हाइड्रो पावर के जरिए जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना थोड़ा सा इजी रहता है। तो ये वो सवाल है जो ऑलमोस्ट ऐसा मानिए कि सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन जो है वो यही है, और इस क्वेश्चन का जो आना है वो एक्सपेक्टेड था, कोई बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं है। तो देखिए सारा है यहाँ पे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कैसे हुई है, कौन कौन से उसके साथ साथ क्या सिग्निफिकेंस है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट है, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं। क्लियर। ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो आप लोग इस स्पेसिफिक हिस्से के अंदर डाल सकते थे। तो ये हमारे जो है वो 28 क्वेश्चंस थे टोटल, जो इस बार हम लोगों को देखने को मिले, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे। अभी थोड़ी देर में विनय सर उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर। पर आप दो तीन चीजें ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना। आप ऑल इस डायरेक्शन में थ्राइव कर सकते हो आंसर्स लिखने में। ध्यान रखना 28 के 28 क्वेश्चन जो है वो अच्छे लिखना मुश्किल होता है। आप बस लोकेट करते हो कि आपके हमेशा 15 तो चलिए कम बोल दिया मैंने, 20 के आसपास क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपने अच्छे लिखे होते हैं। बाकी क्वेश्चंस के ऊपर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो थोड़ा बहुत आपको आता होता है, आप वो लिखते हो। सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन को छोड़ना कोई गलत बात नहीं है। ये आपका यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है जी कि कुछ भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। हालांकि कुछ साल पहले, कुछ समय पहले लिखने के नंबर मिलते थे। आजकल थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो आपने इन दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसके ऊपर आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं अपने सेशन को खत्म करता हूँ। विनय सर जो आप लोग से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। चलो हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहां से डिस्कस कर लेते हैं। ज्योग्राफी में इस बार जो सवाल आए हैं, दो सवाल आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस में आए हैं, और वो जो दोनों ही सवाल हैं वो डिजास्टर से रिलेटेड हैं। 8 नंबर में 4 सवाल आए हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से अगर हम ज्योग्राफी को देखें, जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, जिसमें से हिमाचल की ज्योग्राफी को हम लोग अगर एक्सक्लूड कर देते हैं, तो 2 सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट से 4 नंबर के 8 नंबर, और 4 सवाल 8 नंबर के जो प्योर ज्योग्राफी से हैं। तो टोटल 40 मार्क्स का आउट ऑफ 200 ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पूछा गया। उसके साथ अगर हिमाचल ज्योग्राफी को भी डाल दिया जाए, तो जैसा कि ये लोग पेपर को बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं, तो 60 से 70 नंबर का ज्योग्राफी कंपोनेंट रहता है। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे, कठिन क्वेश्चन नहीं थे। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा सा डायनामिक टॉपिक है, तो नए सवाल डिजास्टर से देखने को मिलते हैं। सवाल पूछा है हाइब्रिड हैजार्ड किसको बोला जाता है। तो हाइब्रिड हैजार्ड को समझो कि हाइब्रिड हैजार्ड एक नया टर्म इन्होंने पिक किया है अभी रिसेंटली। हाइब्रिड हैजार्ड के अंदर हम इस तरह से हैजार्ड को डिफाइन करते हैं कि किसी भी प्रकार का हैजार्ड अगर क्रिएट होता है और उसके कॉन्सिक्वेंट आगे कोई नया हैजार्ड आ जाता है,
तो वो हाइब्रिड हैजार्ड कंसिडर किया जाता है, कनेक्टिंग हैजार्ड। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड हैजार्ड का मतलब है कि अगर क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, देखो ये क्यों पूछा गया है, 2013 का उत्तराखंड सुनामी जिसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन थी। अभी रिसेंटली अमरनाथ में लास्ट ईयर ही सिचुएशन हुई है, अमरनाथ के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ। जब भी इंडिया के अंदर एक चीज देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ड्यूरिंग मानसून, जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है, अभी हिमाचल के अंदर मानसून शुरू हो जाएंगे, तो मानसून के टाइम पे क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन काफी फ्रीक्वेंट है। अब उस क्लाउड बर्स्ट से फ्लैश फ्लड जो कन्वर्ट हो रहे हैं और जो सारा इन फ्यूचर डिजास्टर आ रहा है, वो फ्लैश फ्लड से क्रिएट हो रहा है। तो आप देखोगे इसीलिए इनको हाइब्रिड, तो फ्लैश फ्लड विल बी कंसिडर्ड एज हाइब्रिड डिजास्टर। ट्रिगर होता है क्लाउड बर्स्ट से, लेकिन क्लाउड बर्स्ट अपने आप में कोई हैजार्ड नहीं है, कोई डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर फ्लैश फ्लड है जिससे लोगों को नुकसान होगा। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना था, 4 नंबर में क्या क्या की एरियाज थे। सबसे पहले आप हाइब्रिड डिजास्टर की परिभाषा लिखोगे, डिफाइन करोगे, फिर उसका एग्जाम्पल लिखोगे। थर्ड नंबर पे कोई रीसेंट हाइब्रिड डिजास्टर जो आपके हैजार्ड आपकी नजर में या करंट अफेयर में आपने पढ़ा है, आप उसको भी मेंशन कर दोगे। तो सिंपल सवाल था। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने अप्रोच करना था, राइट। सेकंड एक क्वेश्चन पूछा गया, काफी पॉपुलर रहा था, मॉर्बी डिजास्टर के बारे में पूछा गया सवाल कि मॉर्बी डिजास्टर किस प्रकार का डिजास्टर था। तो मॉर्बी डिजास्टर को समझिए कि गुजरात के अंदर एक ब्रिज था, मॉर्बी ब्रिज, और वो गिर जाता है मॉर्बी रिवर के ऊपर, जिसकी वजह से काफी सारे लोग वहां पे कैजुअलिटी हाई होती है। ये एक मॉर्बी डिजास्टर की सिचुएशन थी। तो इसको एक्सप्लेन करना था कि भाई क्या है, क्या वहां पे हुआ था, कितनी, तकरीबन नॉट एग्जैक्टली द नंबर, कुछ कैजुअलिटी हुई थी, वो क्यों हुआ था, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिज जो है रिपेयर, पुराना ब्रिज था, रिपेयर हुआ था, उसके बाद अचानक से लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। उसकी कैपेसिटी से मात्रा में, जैसे अगर उसकी जो है ऑफिशियल कैपेसिटी 125 है, माना जाता है 500 से अधिक लोग उस ब्रिज पे मौजूद थे। ओवरवेट की वजह से ब्रिज टूट गया है। रिस्पॉन्सिबल माना जाता है उन एजेंसीज को जिन्होंने बिना गवर्नमेंट की परमिशन से रिपेयर के बाद कोई जांच करवाए बिना, ऑडिटिंग होती है, उस ऑडिटिंग के बाद ही ये ओपन होना चाहिए था, तो ऑडिटिंग के बिना ओपन हुआ। दूसरी बात, जितने लोगों की क्षमता के लिए वो बनाया गया था उससे 5 गुना ज्यादा क्षमता के लोग, ज्यादा लोग वहां पे मौजूद थे, जिसकी वजह से डिजास्टर हो जाता है। तो इसीलिए ये एक डिजास्टर है। इन फ्यूचर ना हो, क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज को सतर्क रहना पड़ेगा। इस प्रकार के जो डिजास्टर हैं जिसके अंदर म्युनिसिपैलिटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, वहां के डीसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जैसे स्टैम्पीड, इस प्रकार के जो लोकल लेवल पे ह्यूमन मेड डिजास्टर, अभी कौन सी कैटेगरी का डिजास्टर है, नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड डिजास्टर है। स्टैम्पीड ह्यूमन मेड डिजास्टर है। तो ह्यूमन मेड डिजास्टर को आपने लोकल लेवल पे ही हमेशा एड्रेस करना होता है, क्योंकि इसके लिए सेंट्रल लेवल पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ सकती, क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन के लोकल इश्यूज के ऊपर आए हुए ये समस्याएं कुछ होती हैं, राइट। चले जी, ये 2 क्वेश्चन थे जो डिजास्टर मैनेजमेंट से 4 नंबर में पूछे गए। उसके बाद जो सवाल है वो 8 नंबर में पूछे गए सवाल हैं, जो कि ज्योग्राफी की डोमेन से आए हुए। जैसे एक और सवाल जो है ज्योग्राफी की डोमेन से ही हम इसको पिक कर रहे हैं कि कल्चरल टूरिज्म पूछा गया है, पिलग्रिमेज टूरिज्म, 13 नंबर का सवाल है। इसको भी ज्योग्राफी में डालें तो ये ज्योग्राफी की वेटेज काफी अच्छी बन जाती है हमारे पास, राइट। अब देखो पिलग्रिमेज टूरिज्म, वो कहता है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या होता है और कैसे ये कल्चर का एक इंटीग्रेशन का एक मेथड हो सकता है हिंदुस्तान में, कल्चरल इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले आप परिभाषित करोगे भैया पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या होता है। हम लोग क्लासेस में कई बार एक्सप्लेन करते थे कि शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के 4 कोनों के अंदर मठों की स्थापना करी, उससे इंडिया के 4 कोने स्थापित हो गए, ज्योग्राफिकली अब एक ही हिस्सा माना जाने लग गया। फिर यहाँ पे पिलग्रिमेज जितना ज्यादा करोगे, नेशनल इंटीग्रेशन में कई बार एग्जांपल देता था, नेशनल इंटीग्रेशन उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र में, अगर मैं जाके जगन्नाथ को देखता हूँ, रामेश्वरम को देखता हूँ, द्वारका को देखता हूँ और बद्रीनाथ को देखता हूं, तो मैं हिंदुस्तान के 4 कोनों में घुसा, मैंने 4 अलग अलग कल्चर हिंदुस्तान के देखे, जिससे मेरे अंदर नेशनलिज्म की भी फीलिंग आई, मेरे अंदर रिलीजन के प्रति फेथ बढ़ा, और मैंने हिंदुस्तान के 4 कल्चर को देखा, जिससे फीलिंग ऑफ वननेस और बिलोंगिंगनेस, ये कीवर्ड थे, वननेस एंड बिलोंगिंगनेस जगेगी। इसलिए पिलग्रिमेज टूरिज्म कल्चरल एक्सचेंज का और कल्चर के थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन का, कल्चरल इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। अलग अलग कल्चर देखोगे ना,
कर्नाटका वाला व्यक्ति नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ वाला व्यक्ति साउथ में जाएगा, तो इस तरह से कल्चर एसिमिलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पिलग्रिमेज टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान के पिलग्रिमेज टूरिज्म की एक और खास बात देखो, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ वेरियस रिलीजन एंड फेथ। इतने सारे बड़े बड़े धर्म हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, चाहे वो सिखिज्म है, चाहे वो जैनिज्म है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो हिंदुज्म है। हमारी इतनी सारी कल्चरल साइट है और हमारे वहां आप शब्द देखो इंटर रिलीजन पिलग्रिमेज बहुत ज्यादा है कि हम लोग गोल्डन टेम्पल भी जाएंगे, बोध गया भी जाएंगे और माउंट आबू भी जाएंगे जो जैन पिलग्रिमेज माना जाता है, श्रवण बेलगोला भी जाएंगे। ऐसे ही ये बाकी धर्म के लोग हिंदुस्तान के पिलग्रिमेजों में जाएंगे। उससे धीरे धीरे अलग अलग कल्चर एसिमुलेट होंगे और एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप होगा, नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप होगा, लोगों का एक दूसरे के प्रति हार्मनी, सोशल हार्मनी स्ट्रेंथन होगी। ये सब जो है लिखना था। साथ ही साथ पिलग्रिमेज टूरिज्म को एक्सप्लेन करना था कि तीर्थ स्थलों में घूमना इस पिलग्रिमेज टूरिज्म। हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार के पिलग्रिमेज है, 2-4 एग्जांपल दे देना था और हमारे रिलीजन के साथ उन एग्जांपल को एसोसिएट करना था। जैसे सिखिज्म के लिए गोल्डन टेम्पल बहुत ज्यादा सेक्रेड है, ऐसे ही जैनिज्म के लिए कुछ एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा सेक्रेड हैं, बुद्धिज्म के लिए सारनाथ है, सांची स्तूपा है, ऐसे ही हमारे पास बुद्धिज्म के लिए बोध गया है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। इस तरह से हम इसको पिक करना था हम लोगों ने, राइट। तो ये इस आंसर की रिक्वायरमेंट थी। अब पिलग्रिमेज टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म ऑल्दो जीएस 1 के अंदर एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी ये थीम नहीं दी हुई, हिमाचल के अंदर टूरिज्म जरूर दिया हुआ है जीएस 1 के अंदर, अदरवाइज ये थीम नहीं दी हुई। तो इस तरह से जैसा यूपीएससी में आता है, अब हमें तैयार रहना पड़ेगा आउट ऑफ ब्लू क्वेश्चन के लिए भी, राइट। चलिए जी, अब 8 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहला सवाल 17 नंबर से शुरू हो जाता है ज्योग्राफी का, जो कि सिंपल सवाल पूछा गया है कि भाई करेवास के बारे में बताइए कि करेवास क्या होते हैं। तो करेवास हम लोगों को पता ही है कि दीज आर दी लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट। लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट को मैंने कैसे समझाया था कि ग्लेशियर्स ने अपने अनकंसोलिडेटेड सैंड को, ग्रेवल्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर दिया, रिवर्स ने डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि और पर्वत श्रृंखला बनती चली जा रही थी, रिवर के पैसेजेस रुके और वहां पे एक बहुत बड़ा डैम, रिजर्वायर, लेक क्रिएट हो गई। धीरे धीरे वो लेक के अंदर सेडिमेंटेशन हुआ और डिपोजिशन बढ़ गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवर ने अपना रास्ता बना दिया, पहाड़ों को काट दिया और रिवर का सारा पानी फ्लश आउट हो गया। जो पीछे बचे हुए सेडिमेंट्स थे, वो सेडिमेंट लूज, अनकंसोलिडेटेड और हाईली फर्टाइल है और ये एक सर्टेन हाइट पे रखे हुए श्रीनगर के अंदर। इन प्लेन्स को, बड़े बड़े प्लेन्स को जो श्रीनगर के अंदर बने हुए हैं, इन प्लेन्स को हम लोग बोल रहे हैं करेवास। तो करेवास इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि करेवास पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयास के बीच वाले श्रीनगर वाले एरिया के अंदर ये डेवलप हो गए हैं करेवास। अब इन करेवास के लिए हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या आएंगे। भाई लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है। इन्हीं करेवास आर नोन फॉर देयर सैफरन कल्टीवेशन, जाफरान जो लोग लोकल भाषा में वहां बोलते हैं, जिसको जीआई टैग भी हिंदुस्तान में दिया गया है। ये सारी चीजें बतानी थी कैरेक्टरिस्टिक्स में, है ना। जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो लोकेशन बतानी थी, कैसे बने हैं, कौन से टाइम फ्रेम में बने हैं, लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट जैसे शब्द का इस्तेमाल करना था और हमने बनाना था कि पोस्ट प्लिस्टोसीन ये फिनोमिना रहा था। तो प्लिस्टोसीन एज में जब आइस पिघल गई उसके बाद बने हुए ये करेवास एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से चीजें को बताना था, राइट। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सिंपल है, आप आंसर को पकड़ेंगे तो समझ आ जाएगा। साथ ही साथ इसको हमने कोरिलेट भी किया हुआ था कि इसकी और क्या सिग्निफिकेंस है कि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है, टेम्परेट फ्रूट, वॉलनट, एप्पल और एलमंड्स, इन सब की खेती भी यहाँ पे की जाती है। अगला सवाल कहता है कि फिजियोग्राफी, हिंदुस्तान की फिजियोग्राफी उसके क्लाइमेट को कैसे इंपैक्ट करती है। तो अगर क्लाइमेट और फिजियोग्राफी के रिश्ते को बताना है और बोला एग्जाम्पल के साथ बताना है, चीजों को एग्जाम्पल के साथ ही बताना चाहिए। मैं कई बार बोलता भी हूं आपको, उससे बात बहुत अच्छे से आप रख सकते हो एग्जामिनर के सामने। फिजियोग्राफी का मतलब बेसिकली रिलीफ या टपोग्राफी है या स्लोप है। हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों की रिलीफ डिफरेंट है। उस डिफरेंट रिलीफ से आपको पता ही है कि अगर एक बार ऊंचाई आ जाती है उससे तापमान और रेनफॉल दोनों का पैटर्न इफेक्ट हो जाता है। तो आप बताना शुरू करोगे कि भाई हिंदुस्तान में फिजियोग्राफी की वजह से हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों का क्लाइमेट अलग अलग है। नॉर्थ से शुरू करते हैं तो जो पर्वत श्रृंखला हिमालयास की है वो सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है, बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सब ट्रॉपिकल में है,
वहां पे पोलर क्लाइमेट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यमुनोत्री, गंगोत्री, सियाचिन, बालतोरो ऐसे ग्लेशियर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको वहां टेम्परेट कॉनिफर्स भी मिलेंगे, तो वहां पे जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट ह्यूमिड क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा। तो टोपोग्राफी, फिजियोग्राफी की वजह से इस तरह से क्लाइमेट नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स या नॉर्थ इंडिया का बिल्कुल डिफरेंट है। अब फिजियोग्राफी की वजह से अगर आप देखोगे, जो प्लेन एरियाज हैं ग्रेट गंगेटिक वैली के अंदर, क्लाइमेट CW टाइप का क्लाइमेट है। CW क्या है कि ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और रिलेटिवली ड्राई और कुछ जगहों पे ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अरावलीज की बात करो कि अरावलीज के जो हिस्से थोड़े से ऊंचाई पर हैं, दैट इज द सदर्न पार्ट ऑफ अरावली, जहां पे माउंट आबू वाली रेंजेस है, वहां पे फिजियोग्राफी की ही वजह से वहां पे रेनफॉल थोड़ा हाई है। सेंट्रल इंडिया के अंदर जहां पे हमारे विंध्याचल एंड सतपुड़ा के माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, और उसी के साथ जुड़े हुए कुछ प्लेट्यूज हैं, बस्तार प्लेट्यूज वन ऑफ देम, छोटा नागपुर प्लेट्यूज वन ऑफ देम। इन प्लेट्यूज में रेनफॉल थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए यहां पे ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट प्रिवेल करता है, जो कि स्लोप के साथ कोरिलेट होता है। एग्जांपल्स डालने, साउथ इंडिया के अंदर आप देखोगे वेस्टर्न घाट की क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए ट्रॉपिकल क्षेत्र होने के बाद भी वहां पे कुछ जगहों पे आपको क्लाइमेट डिफरेंट है, दैट इज टेम्परेट टाइप ऑफ, जो शोलास हम पढ़ते थे, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ इंडिया, वो शोलास भी एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ जगहों पे हिल स्टेशन, कोडाई कनाल, महाबलेश्वर, ऊटी, ये सारे हिल स्टेशन भी साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे फिजियोग्राफी वाइज हाइट ज्यादा है। ऐसे कुछ एग्जांपल डालने थे बस आपने कि फिजियोग्राफी की ऊंचाई, स्लोप, टोपोग्राफी की वजह से क्लाइमेट में कैसे तब्दीली आ जाती है, उस चीज को एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन करने का सही तरीका क्या है, आप एग्जांपल को रिलेट करना शुरू कर दोगे। तो विद एग्जांपल आपने चीजों को एक्सप्लेन यहां पे करना था, सरल था ये। 19वां सवाल कहता है आपका कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अर्बन एरियाज में, ये कई बार हम टेस्ट सीरीज में डालते थे ये कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन दी अर्बन एरियाज इटसेल्फ इज अ चैलेंज। आजकल ये बहुत मुद्दा उठ रहा था और बार बार ये चीजें पूछी जा रही थी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपने बताना सबसे पहले कि ये मुद्दा है, उस मुद्दे को एड्रेस कैसे करोगे, विद एग्जांपल कि शहरों के अंदर अर्बनाइजेशन हो रहा है, मिडिल क्लास का राइज हो रहा है, वाटर की डिमांड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, ज्यादा लोग शहर के अंदर बस रहे हैं, इसकी वजह से शहरों की वाटर कंजप्शन ज्यादा है। लेकिन ये वाटर कंजप्शन को देखते हुए हमने देखा कि गुड़गांव आयोग की रिपोर्ट यहां पे हम लोग जो है कोट करते चले जाएंगे, नीति आयोग ने रिपोर्ट भी दी है और कई एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है कि धीरे धीरे वाटर डिप्लीट हो रहा है। और वो वाटर डिप्लीशन के अंदर, जैसे एक रिपोर्ट कहती है कि 21 मेजर इंडियन सिटीज 2030 तक वाटर खत्म कर चुके होंगे और 100 मिलियन लोग वाटर स्ट्रेस के अंदर आ जाएंगे। 100 मिलियन कितना है, 10 करोड़ लोग हिंदुस्तान के वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में रह रहे होंगे, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो इसलिए अर्बन एरियाज एक इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां वाटर के मुद्दे को एड्रेस करना है। अब ये तो समस्या बताई कि ये समस्या एग्जिस्ट करती है, तरीका क्या है एड्रेस करने का। यहां पे अगर चाहो तो आप रीसेंट चेन्नई और गुड़गांव के एग्जांपल डालोगे, विद एग्जांपल ये चीज बताओगे। उसके अलावा आप बताओगे अब इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए करना क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, एफिशिएंसी के साथ वाटर को यूज करना है, और वाटर के सोर्सेज की अर्बन एरियाज तक जो पानी आएगा उसको कैसे डाइवर्सिफाई करोगे और कहां से उसको लेकर आओगे, उसका काम करना है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के लिए क्या इनिशिएटिव सरकार ले रही है। तो इनिशिएटिव हम कैसे बताएंगे कि सरकार द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव हैं, वो इनिशिएटिव मैंने यहाँ पे आपके आंसर्स के अंदर डाले ही हुए हैं और हम क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं कि नेशनल वाटर पॉलिसी है, अटल भूजल योजना है, या हमारा थर्ड कंपोनेंट जल शक्ति अभियान। इन सब में ही ग्राउंड वाटर के कंपोनेंट पे काम किया गया है। साथ ही साथ आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई, जिसके अंदर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट को एक साथ ही क्लब कर दिया गया ताकि वाटर एज ए रिसोर्सेज को हॉलिस्टिकली अब गवर्नमेंट देखे और इसके मैनेजमेंट को एक हॉलिस्टिक मैनेजमेंट की तरह अप्रोच करे। ये इंट्रोडक्शन के साथ फिर आप अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स ग्राउंड वाटर से रिलेटेड पर्टिकुलरली इन दी अर्बन एरियाज वो कोट करने थे, रैंडम नहीं चलेगा, पर्टिकुलरली इन दी अर्बन एरियाज। आप यहाँ इरिगेशन की स्कीम्स नहीं लिख सकते थे, केवल वही एरियाज लिखने थे जो अर्बन एरियाज के ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से कनेक्टेड हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है येलो रेवोल्यूशन। अगर आपको ध्यान हो, पहले भी हम लोगों ने अपने नोट्स के अंदर भी डाला हुआ है, जो हमारे नोट स्टूडेंट है उन्होंने वो नोट्स में देखा होगा। 4 रेवोल्यूशन, पिंक, येलो, व्हाइट एंड ग्रीन हम लोग कवर करते हैं। तो येलो रेवोल्यूशन आप देखेंगे ये जो है ये अच्छा ऑलरेडी एक बार व्हाइट रेवोल्यूशन आ चुका है, अब ब्लू रेवोल्यूशन के भी चांसेस हैं। तो येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के साथ कनेक्टेड है।
हिंदुस्तान के बारे में आप बताओगे, अच्छा ये क्यों पूछा गया? क्योंकि अभी रिसेंटली यूक्रेन में क्राइसिस हो गया, हमारा सनफ्लावर का इतना बड़ा जो इंपोर्ट वहां से होता था वो रुक गया। वहां से पता चला और कि हमारे लिए ऑयल कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। ऑयल के बारे में हम क्लासेस में कई बार एमसीक्यू भी करते हैं कि हिंदुस्तान ऑयल सीड्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर भी बन जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड इज सो हाई कि हमारी डोमेस्टिक सप्लाई उसको मीट नहीं कर पाती। तो इसलिए ऑयल में हमें येलो रेवोल्यूशन की आवश्यकता पड़ रही है, ऑयल सीड के साथ कोरिलेटेड है। डेटा डालोगे कि हिंदुस्तान में जो है कितना ऑयल सीड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। डेटा, जैसा कि मैं बोलता हूं, ह्यूमन ज्योग्राफी के सवालों के अंदर डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो डेटा के ऊपर हम जरूर काम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं डेवलपमेंट को लेके, तो यही पूछा गया क्या प्रॉब्लम है या क्या इनिशिएटिव है। प्रॉब्लम्स आएगी कि सबसे पहले ऑयल सीड हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई और डिमांड का मिसमैच है। ये मिसमैच इसलिए है क्योंकि ऑयल सीड पे बहुत सारी जगहों पे एमएसपी नहीं दिया जा रहा, तो ये उन जगहों पे ऑयल सीड उगाया जा रहा है जो सो कॉल्ड ड्राईलैंड एरियाज है, जहां एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है, जिसकी वजह से ऑयल सीड की सप्लाई एश्योर्ड नहीं है। दूसरी बात, ऑयल सीड के ऊपर इतना ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी या आरएनडी पे पैसा नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से ऑयल सीड के हमारे पास हाइब्रिड सीड अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ये कुछ एक समस्याएं हैं जो ऑयल सीड से रिलेटेड हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, और इसी की वजह से हम लार्ज स्केल इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा फॉरेन करेंसी भी डिप्लीट हो रही है, साथ ही साथ फॉरेन रिजर्व डिप्लीट हो रहा है, और हमारी करेंसी भी जो है डेप्रिशिएट इससे होती है। ये सारी समस्याएं हैं। स्ट्रेटेजी क्या है भैया? गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स लिखो कि गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए कुछ एक इनिशिएटिव लिए हैं, उन इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग जो है इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेटेजी फॉर एडिबल ऑयल डेवलपमेंट, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत भी ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फोकस डाला हुआ है। सिंपल था, सीधे सवाल। ज्योग्राफी में हमेशा क्वेश्चन पेचीदा नहीं आता। इफ यू नो द थिंग यू कैन राइट द थिंग। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग ज्योग्राफी में नहीं होता। हाँ, विशाल सर के जो सब्जेक्ट है सोशल इश्यूज है, उसके अंदर आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, हिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चन है, उनकी अप्रोच देखनी पड़ती है। जीएस2 में पर्टिकुलरली अप्रोच इज वेरी डिफरेंट। ज्योग्राफी में थिंग्स आर वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर। इफ यू नो द थिंग यू कैन राइट द थिंग, राइट। हाँ, चाहिए क्या? एग्जाम्पल चाहिए, क्या डेटा चाहिए, क्या करंट के साथ रिलेशन, बस यही रिक्वायरमेंट है, राइट। चलो इतना करते हैं, बाकी विशाल सर ने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिए हैं अपने सब्जेक्ट्स को। थैंक्स अ लॉट।